जब वेस्ट सेक्टर 4 रिसर्च एरिया में अफरा तफरी मची हुई थी, तब जाओ हुआनशी वेस्ट सेकंड गेट पर एक्सप्लोरर टाउन के स्टॉल्स के आसपास घूम रहा था। वह कुछ ऐसी अजीब चीज़ ढूंढ रहा था जो प्रोफेशन स्टोन खोजने के काम आ सके। अचानक मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, जैसे त्वचा पर कोई बाल गिर गया हो और हल्की खुजली हो रही हो। अपनी उंगलियों को हल्के से रगड़ने पर गोब्लिन कार्ड उसके हाथ में आ गया। उसकी सतह पर दरारें थीं और वह सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या दरवाजे से बाहर निकलते ही मारे गए? 3 गोब्लिन बदमाश को ध्यान से देखते हुए मैंने कार्ड के जरिए देखा कि उस ग्रे स्पेस में 2 अनजान फल और नीले रंग के पत्थर वाली एक शानदार अंगूठी दिखाई दे रही थी। वह रत्न वाली अंगूठी एकदम साफ थी, उस पर धूल मिट्टी का कोई निशान नहीं था। वह ऐसी नहीं लग रही थी जैसे गोब्लिन ने किसी मॉन्स्टर से चुराई हो या किसी बर्बाद कब्रिस्तान से उठाए हो। क्या हो सकता है कि गोब्लिन चोर ने इसे किसी एक्सप्लोरर से चुराया हो? जाओ हुआनशी की घूमने फिरने में दिलचस्पी खत्म हो गई और वह एक्सप्लोरर टाउन से निकलने के लिए मुड़ गया। देर दोपहर का समय था जब मैं लिचुनयुवान कम्युनिटी में बस से उतरा। क्योंकि कम्युनिटी का नाम ही इतना अजीब है, इसलिए जाओ हुआनशी आमतौर पर लोगों को यह नहीं बताता कि वह कहाँ रहता है। मैं रात के खाने के लिए आलू और बीफ राइस बाउल लेने पास की एक गली में गया और फिर रिहायशी इलाके की ओर टहलने लगा। हालांकि रिहायशी इलाके में हर जगह पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे, जो पुलिस डॉग्स और ड्रोन की मदद से कुछ ढूंढ रहे थे। कम्युनिटी के लोग भी अपने परिवारों के साथ नीचे खुली जगह में जमा हो गए थे और माहौल बहुत तनावपूर्ण लग रहा था। दादाजी हुआन, क्या हो रहा है? क्या पड़ोस में कोई इल्यूजनरी रिफ्ट आ गई है? जाओ हुआनशी ने गार्ड हाउस में झांका और दादाजी हुआंग से पूछा, जो आराम से टीवी देख रहे थे। दादाजी हुआंग ने आंखें घुमाईं। क्या तुम कभी हमारे लिए अच्छी बात नहीं सोच सकते? शार्प-टूथड बर्ड ने पड़ोस में एक बिल्ली को मार डाला। गश्त के दौरान मुझे वह मिली और मैंने इसकी सूचना दी, लेकिन पूरी दोपहर खोजने के बाद भी मुझे शार्प-टूथड बर्ड का कोई सुराग नहीं मिला। लगता है वह किसी दूसरी जगह भाग गई। जाओ हुआनशी ने अंगूठा दिखाकर तारीफ की। सुरक्षा का यह एहसास कमाल का है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप डोंगचुआन गार्ड से रिटायर हुए एक अनुभवी सैनिक हैं। अफसोस की बात है कि हमने आपको हथियारों का विशेष लाइसेंस नहीं दिया, वरना हम आपको स्नाइपर राइफल देते और वह शार्प-टूथड बर्ड निश्चित रूप से बच नहीं पाती। बकवास मत करो, तुम बाहर जाते समय अपनी खिड़कियां खुली छोड़ देते हो सकता है कि वह शार्प-टूथड बर्ड तुम्हारे घर में छिपी हो, तुम्हारे सो जाने का इंतजार कर रही हो ताकि बाहर निकलकर तुम्हारा सिर काट सके। ये सुनकर जाओ हुआनशी को याद आया कि ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर अभी भी घर पर है और तुरंत घबराहट महसूस हुई। क्या उन्होंने हर घर की जांच नहीं की? दादा हुआंग ने तिरछी नज़र से उसे देखा। क्या तुम घर पर कुछ छिपा रहे हो, इस डर से कि किसी को पता चल जाएगा? चिंता मत करो, उन्होंने बस एक ड्रोन भेजा था ताकि जल्दी से देख सकें। उन्होंने पूरी तरह से तलाशी नहीं ली। क्या कह रहे हो? मेरे पास छिपाने के लिए क्या है? जाओ हुआनशी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दादा हुआंग ने उपहास करते हुए कहा, क्या पिछली बार वह इंसान के आकार का पैकेट जो मम्मी की तरह लपेटा हुआ था तुम्हारा नहीं था? युवा लोग गर्म मिजाज के होते हैं, इसलिए वे गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं। अगर वह काम नहीं करता तो वे फुट मसाज पार्लर जा सकते हैं और वे उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। क्या उन्हें किसी गंदी चीज़ को आकर्षित करने का डर नहीं लगता? जाओ हुआनशी का चेहरा उतर गया। वह चीज़ सच में मेरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस बदमाश ने उस पर मेरा घर का पता लिखा था, और मैंने उसे बाद में उठाया भी नहीं। कौन जाने, जब वे अपना सामान उठा रहे थे तो वे पूरी तरह से ढके हुए थे और उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। वे तुमसे थोड़े लंबे थे, तो शायद उन्होंने जूते में ऊंचाई बढ़ाने वाले पैड पहने हों। तुम मुझे दोषी मान रहे हो। तुम मुझ पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हो और तुम एक सैनिक हो। छोड़ो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं शार्प-टूथड बर्ड्स को मारने के लिए घर जा रहा हूं। इतना कहकर जाओ हुआनशी मुड़ा और चला गया। दादा हुआंग मुस्कुराए। उन्हें पता था कि वह मम्मी जाओ हुआनशी की नहीं थी। सामान लेने आया लड़का लगभग उनकी ही लंबाई का था, लेकिन वह उनसे काफ़ी छोटा था। रही बात जाओ हुआनशी के थोड़ा दोषी महसूस करने की, तो वह एक स्कवेंजर है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि पुलिस उसकी तलाशी ले रही है तो उसका दोषी महसूस करना स्वाभाविक है। जाओ हुआनशी ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में स्टील की एक बड़ी तलवार थी और वह पूरी तरह सतर्क था, किसी भी अचानक हमले का सामना करने के लिए तैयार। हालांकि दादा हुआंग मजाक कर रहे थे, लेकिन वे जाओ हुआनशी को सावधान रहने की याद भी दिला रहे थे। घर में कुछ भी गड़बड़ न पाकर जाओ हुआनशी ने चावल के कटोरे को एक तरफ रखा और बेडरूम में गया। कोने में चुपचाप रखे लकड़ी के बक्से को देखकर उसने राहत की सांस ली। जाओ हुआनशी को वापस आते देख ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर ने अपनी आंखें खोली और अपने पैर फैलाकर ट्रेजर चेस्ट ट्रैप में बदलने ही वाला था। शश, हिलना मत। जाओ हुआनशी ने उसे रोकने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। मैं खिड़की के पास गया, कुछ बार बाहर देखा और जब देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है
तो मैंने खिड़की बंद कर दी और पर्दे खींच दिए। फिर वह ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर के पास गया, नीचे बैठा, अपने फ़ोन से एक ड्रोन की तस्वीर निकाली और उसे मॉन्स्टर की रत्न जैसी आंखों के सामने रख दिया। क्या ऐसी कोई चीज़ पहले यहाँ उड़कर आई थी? क्या तुमने कोई अजीब हरकत की थी? क्लिक क्लैक। ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर का ढक्कन आवाज़ के साथ खुला और बंद हुआ। जब ड्रोन अंदर आया तो तुम अपने शिकार को पचा रहे थे, इसलिए तुमने खुद को एक साधारण बक्से जैसा दिखाया और यहाँ तक कि लालच की रोशनी भी बंद कर दी। क्लिक क्लैक। शिकार? कौन सा शिकार? ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर ने पॉप की आवाज़ के साथ अपना मुंह चौड़ा खोला, जिससे बक्से के अंदर का हिस्सा दिखाई देने लगा। बक्से के निचले हिस्से के बीच में 2 पंख चुपचाप पड़े थे। जाओ हुआनशी ने पंख उठाया और उसे देखा। क्या ये शार्प टूथड बर्ड का पंख हो सकता है? इस कम लेवल वाले मॉन्स्टर में काम की कोई चीज़ नहीं होती, सिवाय उसके पिछले हिस्से पर लगे 2 पंखों के, जिनकी थोड़ी बहुत कीमत होती है या जिनका इस्तेमाल छोटे पक्षियों को भूनने में किया जा सकता है। तो तुमने उस शार्प टूथड बर्ड को खा लिया जो आसपास के इलाके में आ गया था। क्लिक क्लैक। सब कुछ पच गया, बस ये 2 पंख ही बचे हैं। जाओ हुआनशी ने अपनी ठुड्डी सहलाई। तो लालच की रोशनी सिर्फ पैसे के लालची लोगों पर ही असरदार नहीं है। मुझे लगा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ गोब्लिन और नए खोजकर्ताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है। ये तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा काम का निकला। वैसे शार्प टूथड बर्ड को क्या सच में पूरा का पूरा निगल लिया गया? मैंने पहले वेल्थ ग्रीडी 1 को गोब्लिन चोर का हाथ काटते हुए देखा था और मुझे लगा था कि ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर अपने शिकार को खाने से पहले मार डालेगा। वैसे ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर के काटने की ताकत तो अच्छी होनी चाहिए, है ना? एक मेटल स्टूल का बचा हुआ हिस्सा, जिसका इस्तेमाल पहले सोल डिवोरिंग ग्रेटेस्ट वोर्ड के लिए हथियार रखने की जगह के तौर पर किया जाता था, अब बेकार हो गया था और उसका इस्तेमाल प्रयोगों के लिए किया जा सकता था। जाओ हुआनशी ने मेटल स्टूल का पाया ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर के मुंह में डाल दिया। चलो कोशिश करके देखो। चटाक। धातु के तेज दांतों ने आसानी से स्टूल के पाए को 2 टुकड़ों में काट दिया। स्टूल के पाए के कटे हुए हिस्से के साफ किनारों को देखकर जाओ हुआनशी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हम बुरा नहीं है। दांत वाकई बहुत तेज हैं। मैं कोई और मोटी चीज़ ढूंढता हूँ। जब जाओ हुआनशी घर में ये सोचकर नज़रें घुमा रहे थे कि किस फर्नीचर को तोड़ा जाए, तभी अचानक उनका फ़ोन बजा। जाओ हुआनशी को ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि उनकी छोटी बहन का फ़ोन आ रहा था। अरे ले, तुम कल घर जा रही हो? ठीक है। जाओ हुआनशी की नज़रें ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर की ओर गईं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। भाभी? कौन सी भाभी? फ्रिज में डम्पलिंग्स के 2 पैकेट रखे हैं। जाओ हुआनशी ने झाओ लेजिया को कभी नहीं बताया कि वह कार्ड मॉन्स्टर समरनर बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर यह बात छिपाना चाहता था, आखिर मेरी बहन ही तो मेरा परिवार है। अगर मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता तो इस दुनिया में मेरे लिए कुछ खास नहीं बचेगा। झाओ लेजिया को घर आने का समय ही नहीं मिला था और फ़ोन पर उसने कहा था कि उसे डर है कि कहीं उसकी जानकारी कम्युनिकेशन सिस्टम से पकड़ी न जाए और लीक न हो जाए। जाओ हुआनशी को सब कुछ अपने मन में ही दबाकर रखना पड़ा, जिससे वह सचमुच परेशान हो गया था। खासकर शुरुआती ट्रायल के दौरान जाओ हुआनशी हर रात सोते समय एक बार मर जाता था, जिससे उसे सोने से डर लगने लगा था। कई बार उसका मन करता था कि वह झाओ लेजिया को सब बता दे और अपनी परेशानी कहे, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। अगली सुबह लगभग 10 बजे जाओ हुआनशी ने रिहायशी इलाके के बाहर बस स्टॉप पर झाओ लेजिया को बस से रिसीव किया। झाओ लेजिया ने फ़ोन पर साफ कहा था कि वह 2 दिन के लिए घर आ रही है, लेकिन वह एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी, जैसे कि वह अपना सारा सामान साथ ले आए हो। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त हो और साल खत्म होने से पहले घर आने का समय नहीं मिलेगा? अचानक वापस कैसे आ गईं? जाओ हुआनशी ने अपनी बहन से सूटकेस लिया और थोड़ी उत्सुकता से पूछा। अरे, कल रिसर्च एरिया में एक अजीब सा गोब्लिन घुस आया था। अब पूरा रिसर्च एरिया उस गोब्लिन को ढूंढ रहा है, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। प्रोफेसर ने हमें 2 दिन की छुट्टी दे दी ताकि हम वापस आकर आराम कर सकें। झाओ लेजिया के इतनी आसानी से बात कहने के बाद उसने देखा कि जाओ हुआनशी के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो गए थे। गोब्लिन? किस तरह का गोब्लिन? झाओ लेजिया ने थोड़ी देर सोचा। कहते हैं कि वह देखने में अजीब और चालाक मुस्कान वाला है और एक बड़ा पैच लगा हुआ हल्के भूरे रंग का बैग लिए रहता है। जाओ हुआनशी के होंठ फड़फड़ाए। कोई गलती नहीं थी, ये हुलिया पक्का गोब्लिन मर्चेंट का ही था। लेकिन उसे तो 7 स्टार मार्श में समन किया गया था, तो वह वेस्ट सेक्टर 4 रिसर्च एरिया में कैसे पहुंच गया? दूरी के हिसाब से वेस्ट सेक्टर 4 रिसर्च एरिया 7 स्टार मार्श के एंट्री पॉइंट से ठीक 30 किलोमीटर के अंदर है। इसलिए चाहे आप कंटेमिनेशन जोन में घुसें या बाउंड्री फॉग जोन को पार करें, इससे असल में इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोब्लिन कहाँ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव के कियोन को डबल पो एयर मशरूम का लालच देकर उसकी हीलिंग रिंग ले ली और फिर एक ऐसे जादू का इस्तेमाल करके गायब हो गए जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
छिपने से तुम्हारा क्या मतलब है? साफ है कि वह मर चुकी है। रुको, तुमने किसका नाम लिया? गाओ किक्योंग, गाओ परिवार की सबसे छोटी बेटी। जाओ हुआनशी ने कुछ हैरानी से पूछा। झाओ लजिया ने सिर हिलाया, हाँ वही है। वाह, वह जादुई अंगूठी असल में गाओ परिवार की है। जाओ हुआनशी को अचानक थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। पिछली रात उसे ऑनलाइन कुछ जानकारी मिली और उसने खुद उसका अध्ययन किया और जल्दी ही समझ गया कि उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल कैसे करना है और वह किस काम आती है। जब तक शरीर से सीधा संपर्क हो, जैसे उंगली में पहनना या छाती पर शरीर से सटाकर लटकाना और फिर जादुई अंगूठी पर ध्यान केंद्रित करना, तब तक अंगूठी में जमा मंत्रों को रिलीज किया जा सकता है। हीलिंग रिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक जादुई चीज है जो हीलिंग मंत्र चला सकती है। जाओ हुआनशी ने इसे आजमाया और अंगूठी से निकला जादू एक साफ झरने में बदल गया जो उसके शरीर पर छिड़का गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा और तरोताज़ा महसूस हुआ, जैसे मैंने बर्फ जैसे ठंडे झरने के पानी का एक घूंट पिया हो। जाओ हुआनशी खुद सर्जरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मंत्र के असल हीलिंग असर के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह सिम्बायोटिक वाइन से बेहतर होना चाहिए। हालांकि हीलिंग रिंग में सीमित मात्रा में जादुई शक्ति जमा होती है। यह एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 3 हीलिंग मंत्र चला सकती है, जिसके बाद अंगूठी की जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। यह आसपास के माहौल से जादुई शक्ति खींचकर ही धीरे धीरे रिकवर हो सकती है। ऑनलाइन मिली जानकारी के अनुसार जादुई उपकरणों की माना रिकवरी की गति अवेकन्ड वन की तरह ही माहौल में माना की सांद्रता से जुड़ी होती है। बाहरी दुनिया की तुलना में कंटेमिनेशन जोन में रिकवरी की गति बहुत तेज होती है। सब कहते हैं कि गाओ किक्योंग ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके रिसर्च के क्षेत्र में जगह बनाई है और किसी और की जगह ले ली है। वह घमंडी भी लगती है, इसलिए कोई उससे बात नहीं करना चाहता। अपनी बहन की शिकायतें सुनकर जाओ हुआनशी को बात समझ आए और उसने हैरानी से कहा, गाओ परिवार के रसूख को देखते हुए, क्या उन्हें सच में जगह पाने के लिए मुकाबला करने या दूसरों के रिसोर्स हथियाने की ज़रूरत है? वे तो बस उसे अपनी मर्जी से कोई पद दे सकते थे, है ना? झाओ लजिया ने सिर हिलाया, मुझे इसके बारे में पता नहीं। हमारे टीचर और उसके टीचर की आपस में बनती नहीं है और आमतौर पर हमारा उससे कोई संपर्क भी नहीं रहता। वैसे तुमने कल कहा था कि कोई सरप्राइज है। जाओ हुआनशी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, यह एक सुखद सरप्राइज होना चाहिए था, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे गाओ किक्योंग ने अपनी जादुई अंगूठी उस गोब्लिन मशरूम के बदले क्यों दी? यह एक डबल पो एयर मशरूम है, एक नया मटेरियल जिसे मैंने हाल ही में खोजा है। हाल ही में मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वे सब इसी से जुड़े हैं। हालांकि वह डबल पो एयर मशरूम गलती से एक्सप्लोरर को कंटेमिनेशन जोन से मिला था और अब वह लगभग खत्म हो चुका है। मुझे कोई नया पौधा नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि जब गाओ किक्योंग ने गोब्लिन को डबल पो एयर मशरूम निकालते देखा तो वह इतना हैरान रह गया कि अनजाने में गोब्लिन के मानसिक जादू के असर में आ गया। वह गोब्लिन को मारने के बजाय जिससे मशरूम नष्ट हो सकता था, बस उससे सौदा पूरा करने के बारे में सोचने लगा। किस तरह का मानसिक जादू? दिमाग को कंट्रोल करने वाला जादू। जाओ हुआनशी ने गोब्लिन मचेंट के बारे में मिली जानकारी को याद करते हुए खुद से बुदबुदाया। तुमने क्या कहा? नहीं, तुम्हारा मतलब है कि जिस डबल एयर मशरूम की तुमने बात की थी, क्या उसमें 2 छेद हैं और वह सुअर की नाक जैसा दिखता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में हमारा लगाया हुआ इनाम वाला नोटिस देखा था? जाओ हुआनशी ने सिर हिलाया, घर पहुंचकर इस बारे में बात करते हैं। आधे घंटे बाद झाओ लजिया ने हाथ में एक एलॉय स्टील का पाइप पकड़ा और उसे ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर के मुंह में डाल दिया। उसने देखा कि मॉन्स्टर ने उसे खट खट की आवाज़ के साथ काटा, चारों ओर चिंगारियां उड़ी और हंसी के मारे उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। हाँ भाई, तुम्हारा ये बॉक्स मॉन्स्टर बहुत मज़ेदार है। जाओ हुआनशी बेबस नजर आया, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने सुना तो तुमने इल्यूजनरी रिफ्ट से एक प्रोफेशन स्टोन चुराया और अब हर रात सोते समय गोब्लिन का झुंड तुम्हें परेशान करता है। कैसी चोरी? वह तो एक दुर्घटना थी। मुझे कैसे पता चलता कि प्रोफेशन स्टोन इतना खास है कि छूते ही अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा? जाओ हुआनशी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, वह एक दुर्घटना थी। इस बॉक्स का नाम क्या है? ये बहुत प्यारा लग रहा है, पूरा सुनहरा है, क्यों ना हम इसे लिटिल येलो बुलाएं? प्यारा व्यारा कुछ नहीं, मैं यही हूँ, वरना ये तुम्हारा हाथ काट लेता। वैसे भी यह कोई कुत्ता तो है नहीं, फिर इसका नाम लिटिल येलो क्यों रखा है? मैं तुमसे किसी ज़रूरी बात पर चर्चा कर रहा हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाकर बाद में खेल नहीं सकते? कोई बड़ी बात नहीं है। झाओ लजिया ने स्टील का पाइप छोड़ दिया और ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर को उससे अपने आप खेलने दिया। फिर वह मुड़ा और अपने सूटकेस से पिरामिड के आकार की एक काली चीज़ निकाली जिस पर कई जादुई निशान बने हुए थे। ये कंटेमिनेशन जोन के खंडहरों में मिली थी। इसमें जादुई हलचल होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस काम आती है।
मेरे टीचर ने मुझे इससे खेलने के लिए दी थी। क्या तुम ये नाटक करने की योजना नहीं बना रहे थे कि तुमने गलती से किसी खोजकर्ता से प्रोफेशन स्टोन खरीद लिया है? क्यों ना हम कहें कि मैं ये जादुई काला तिकोना जिसका मकसद पता नहीं था घर ले आया और तुमने गलती से इसे छूकर चालू कर दिया, जिससे समरन क्लास एक्टिवेट हो गई। क्या ये सही नहीं लगता? जाओ हुआनशी ने पक्के तौर पर सिर हिलाया। तो असलियत यही है। झाओ लजिया ने अपने फ़ोन पर एक एनिमेटेड फिल्म ढूंढी और उस सीन की ओर इशारा किया जहां जादुई चीज़ें बदल रही थीं। अगर कोई तुमसे पूछे कि तिकोना प्रिज्म प्रोफेशनल स्टोन कैसे बनता है, तो बस इस तस्वीर के हिसाब से बता देना। जाओ हुआनशी ने अपनी बहन से फ़ोन लिया। पता है, ये सच में वैसा ही दिखता है। फिर झाओ लजिया ने अपने सूटकेस से दवा की कई छोटी छोटी बोतलें निकालीं। ये पैरालाइज करने वाली बेल के जहर का अर्क है और यह मकड़ी के जहर का मिश्रण है। दोनों जहर हैं, बहुत जहरीले और बहुत तेज़ी से असर करने वाले, जो ज़्यादातर कम से मध्यम स्तर के मॉन्स्टर्स के खिलाफ असरदार हैं। ये हीलिंग पोशन और कमज़ोर एंटीडोट हैं, दोनों को अल्केमिकल पोशन जैसा बनाया गया है। हालांकि असली अल्केमिकल पोशन के मुकाबले इनका असर सिर्फ 50-70% ही होता है और असर दिखाने में थोड़ा समय भी लगता है, फिर भी ये बाजार में मिलने वाले पोशन से कहीं ज़्यादा असरदार हैं। और ये डबल पो एयर मशरूम से बना एनर्जी रिकवरी पोशन है। ये गेम में माना पोशन जैसा है, जो किसी प्रोफेशनल की माना और बैटल ऑरा को वापस लाता है। ये सभी लैब में बने प्रोडक्ट हैं, तुम इन्हें खुद इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इन्हें बेचना मत। जाओ हुआनशी ने भौहें से कुढ़ी। क्या तुमने ये पोशन रिसर्च इंस्टीट्यूट से चुराए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? झाओ लजिया ने उसे चिढ़कर घूरा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। टीचर को पता है कि तुम एक स्कवेंजर हो, इसीलिए उन्होंने मुझे ये पोशन लाने के लिए कहा। वैसे भी हम अवेकन्ड वन से इनका टेस्ट करवाने वाले हैं, इसलिए इस्तेमाल करने के बाद बस एक रिव्यू लिख देना। मुझे रिपोर्ट भी लिखनी होगी। जाओ हुआनशी को अचानक सिरदर्द महसूस होने लगा। झाओ लजिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा मौका भी नहीं मिलता। लगता है तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं? जाओ हुआनशी ने पूछा। झाओ लजिया तुरंत थोड़ा गर्व से बोली, बिल्कुल, मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी की। टीचर की एक बेटी थी, मेरी उम्र की, जो कंटेमिनेशन जोन से प्रभावित हुई थी। वह इतनी कमज़ोर थी कि बच नहीं पाए। टीचर की ज़्यादातर रिसर्च प्रदूषण से होने वाली कमज़ोरी के इलाज पर थी, दूसरी दवाओं पर रिसर्च तो बस ऐसे ही थी। जाओ हुआनशी ने तनावपूर्ण माहौल को महसूस किया और समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बहन शायद अपने माता पिता के बारे में सोचकर फिर से रोने लगेगी। मैंने जल्दी से अपनी उंगलियां रगड़ी और 3 गोब्लिन बदमाश को चुना। ग्रे स्पेस से मैंने सबसे बड़ा डबल पो एयर मशरूम निकाला, जिसकी जड़ में अभी भी मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा लगा हुआ था। हाँ, झाओ लजिया चौंक गया जब उसने जाओ हुआनशी के हाथ में अचानक इंसान के सिर के आकार का मशरूम देखा। लेकिन जब उसने डबल पो एयर मशरूम की जड़ पर मिट्टी का बड़ा टुकड़ा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मैं इस मिट्टी को लैब में ले जाकर इसका एनालिसिस करूंगा। शायद मुझे डबल पो एयर मशरूम को आर्टिफिशियल तरीके से उगाने का तरीका मिल जाए, फिर एनर्जी रिस्टोरर का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जा सकेगा। क्या तुम इस पिग स्नाउट को अपने साथ नहीं ले जा रहे? मेरे पास यहाँ और भी बहुत सारे हैं। झाओ लजिया ने सिर हिलाया। रहने दो, मिट्टी के लिए तो मैं कोई और बहाना ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डबल पो एयर मशरूम वापस ले गया तो उसके ओरिजिन के बारे में नहीं बता पाऊंगा। चलो अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, और जब गांव की कियोंग अपना वाला इस्तेमाल कर लेगी तब गोब्लिन को इसे बेचने के लिए भेज देंगे। तुम किसी और की बदकिस्मती का फ़ायदा नहीं उठा सकते, वह अभी भी गांव परिवार की सबसे छोटी बेटी है। झाओ लजिया ने सिर हिलाया। ये सच है। वे ट्रेड की जा रही चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे सोने की ईंटों में माकर के तौर पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिला देना। अगर तुम उन्हें पिघला भी दो तो भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर तुमने उन्हें निकालकर इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो कोई ना कोई बहुत जल्द तुम्हारे दरवाजे पर आ धमकेगा। लगता है कि मैं अभी के लिए गोब्लिन मर्चेंट के साथ अपने रिश्ते का खुलासा नहीं कर सकता, जाओ हुआनशी ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। अच्छी बात यह है कि मैं समन कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी उन्हें मुझसे नहीं जोड़ेगा। समय के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही। वैसे भी अगर तुम गोब्लिन को समन नहीं कर सकते तो क्या तुम फिर भी एक्सप्लोरेशन टीम के साथ कंटेमिनेशन जोन जाना चाहते हो? तुम खुद को समरन कहते हो, लेकिन तुम बस ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर्स को लोगों को काटने के लिए फेंक सकते हो। जाओ हुआनशी ने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं सपोर्ट का रोल निभाऊंगा। सिर्फ मेरे सिम्बायोटिक वाइन समरन स्पेल की वजह से ही एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्य मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने लगेंगे। हम आखिरकार स्कवेंजर से बचकर निकले हैं, तो हमें एक्सप्लोरर क्यों बनना है? ये बहुत खतरनाक है, झाओ लजिया ने थोड़ी नाराज़गी के साथ कहा। कार्ड्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और मेरी क्लास को भी अपग्रेड करना होगा।
ये दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए हमें मजबूत होना होगा। मुश्किल समय में दूसरे लोग भरोसेमंद नहीं होते, मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। जाओ हुआनशी ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। झाओ लजिया ने उसका हाथ झटक दिया। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, तुम अभी भी मेरे सिर को क्यों छू रहे हो? क्या तुम सिस्कॉन हो? बकवास, मैं उस तरह का घटिया इंसान नहीं हूँ। कौन जानता है, उसे अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन अजीब उपन्यासों को पढ़ना बंद करो। क्या तुम एक टॉप स्टूडेंट नहीं हो? तुम बस ऐसी ही चीज़ें पढ़ती रहती हो। टॉप स्टूडेंट होने में क्या बुराई है? टॉप स्टूडेंट्स के भी अपने शौक होते हैं और उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। झाओ लजिया ने 2 दिन आराम किया, एक दिन घर पर रही और ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर के मुंह में तरह तरह की चीज़ें भरती रही। जाओ हुआनशी से ये सब और नहीं देखा गया, इसलिए अगले दिन वह उसे शॉपिंग और बढ़िया खाना खिलाने के लिए बाहर ले गया। जब जाओ हुआनशी अकेला होता है तो वह जो चाहे खा सकता है, लेकिन अपनी छोटी बहन के वापस आने पर उसने उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का फैसला किया। हालांकि जाओ हुआनशी के उत्साह को देखकर झाओ लजिया ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि रिसर्च एरिया के कैफेटेरिया में वह रोज़ जो बुफे खाती थी वह इन रेस्टोरेंट्स के खाने से कहीं ज़्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट था। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या खाते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस परिवार के साथ खाना खा सकें यही काफ़ी है। झाओ लजिया ने मन ही मन संतुष्टि के साथ सोचा। खाना खाने के बाद भाई बहन सड़क पर टहलने लगे और सोचने लगे कि क्या उन्हें कोई फिल्म देखनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। अचानक सड़क के बीचों बीच हवा जोरों से कांपने लगी। जाओ हुआनशी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने झाओ लजिया को पकड़ा और पीछे की ओर भागा। तभी सड़क के दोनों ओर लगे अलार्म डिवाइस जोरदार आवाज में बजने लगे। उसी समय जमीन से 2-3 मीटर ऊपर ऐसा लगा जैसे किसी विशाल पंजे ने हवा को फाड़ दिया हो और 10 मीटर से ज्यादा ऊंची और 8-9 मीटर चौड़ी एक स्पेशियल रिफ्ट दिखाई देने लगी। उस दरार से अनगिनत राक्षस किसी समुद्री लहर की तरह बाहर निकलने लगे। कुछ बदकिस्मत राक्षस या तो गलत तरीके से गिरे जिससे उनके हाथ पैर टूट गए और उनका दिमाग कंक्रीट पर बिखर गया, या फिर वे उन गाड़ियों की चपेट में आकर दूर जा गिरे जो समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं। ज्यादातर राक्षसों के सुरक्षित उतरने के बाद उन्होंने अपनी लाल आंखों से घूरा गुस्से भरे चेहरों के साथ अपने भद्दे हथियार लहराए और जोर जोर से चिल्लाते हुए सड़क के किनारे भाग रही घबराई हुई भीड़ की ओर झपटे। हालांकि हर कोई घबरा कर भागा नहीं, कई लोगों ने अपने हथियार निकाले और अपने आसपास के बुजुर्गों और कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए आगे आए। जैसे ही उन्होंने राक्षस का रूप देखा वे तुरंत शांत हो गए। क्या वह फिशमैन है? सब लोग घबराओ मत, ये मॉन्स्टर लगभग गोब्लिन जितने ही ताकतवर हैं। इस फिशमैन का सिर मछली जैसा होता है लेकिन शरीर किसी बड़े सीधे चलने वाले मेढक जैसा। इसके हाथ पैर झिल्लीदार होते हैं और यह पानी में आसानी से घूम सकता है, लेकिन जमीन पर, खासकर सूखी सख्त कंक्रीट की सड़कों पर, यह ज्यादा तेज नहीं चल पाता। जब तक बड़े लोग शांत रहते हैं उनके लिए फिशमैन से बचकर निकलना काफ़ी आसान होता है। अगर वे बस 1-2 मिनट तक टिके रह सकें तो पास मौजूद आर्म्ड ड्रोन और आर्म्ड पेट्रोल टीम तुरंत आकर उस मॉन्स्टर को मार गिराएंगे। जाओ हुआनशी का सामना कम लेवल वाले इल्यूजनरी रिफ्ट में इन मॉन्स्टर से हुआ। ये सब एक दलदल में हुआ। एक कम लेवल का स्पेलकास्टर जिसके साथ 2 स्पेलकास्टर वॉरियर्स और लगभग 1 दर्जन आर्म स्पेलकास्टर्स थे ने देखने में रुकावट डालने के लिए पानी की धुंध वाला जादू किया और फिर स्पेलकास्टर्स शोर मचाते हुए आगे बढ़े। अच्छी बात यह थी कि मरलॉक्स के हथियार बहुत बेकार थे। पानी में गोता लगाने की क्षमता के अलावा आम मरलॉक्स की लड़ने की ताकत असल में गोब्लिन से अलग नहीं थी और स्पेलकास्टर का जादू भी ज्यादातर मदद करने वाला था। 2 मरलॉक वॉरियर्स को मारने के बाद बाकी मरलॉक्स से निपटना आसान हो गया। सामने मौजूद मछली जैसे इंसानों वाले मॉन्स्टर्स का ग्रुप कंक्रीट की सतह पर चलने का आदी नहीं लग रहा था और उनकी हरकतें काफ़ी अनाड़ी लग रही थीं। जाओ हुआनशी अपनी बढ़िया स्टील की बड़ी तलवार के बिना ही खरीदारी करने निकले थे, बस साथ में एक मेटल पाइप ले रखा था। स्टील पाइप के हैंडल को हल्के से दबाते ही पाइप के ऊपरी हिस्से से एक तेज धार वाला ब्लेड बाहर निकला जिससे वह एक छोटी स्टील पाइप गन में बदल गया। एक हल्के से वार से उसने मछली जैसे इंसान वाले मॉन्स्टर के माथे को छेद दिया। मछली जैसा इंसान तड़पते हुए जमीन पर गिरा तो जाओ हुआनशी ने जल्दी से अपने बैग से सोल डिवावरिंग गॉन्टलेट निकाला और उसे अपने हाथ में पहन लिया। ऊपर देखने पर झाओ लजिया के दाहिने हाथ में लंबे हैंडल वाली स्टन गन थी जिससे सिजलिंग की आवाज़ आ रही थी और बाएं हाथ में एक मेटल बॉल थी जो हैंड ग्रेनेड जैसी दिख रही थी। उसका चेहरा तनावपूर्ण लग रहा था लेकिन उसकी आंखों में इसे आजमाने की उत्सुकता साफ दिख रही थी। जाओ हुआनशी को शुरू में डर नहीं लगा था लेकिन अपनी बहन का हाल देखकर वह अचानक थोड़ा घबरा गए। तुम्हारे हाथ में क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए आत्मा रक्षा हथियारों में एक हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक शॉक बार और एक स्मोक ग्रेनेड शामिल है जो फटने पर जलन पैदा करने वाली गैस और धुआं छोड़ता है। ओह, ये तो स्मोक बम है।
जाओ हुआनशी तुरंत निश्चिंत हो गए। पास ही एक महिला 2 बच्चों के साथ भाग रही थी। तभी अचानक आसमान से एक मछली जैसा इंसान गिरा और उनके सामने सड़क पर जोर से आ टकराया। मरमैन बुरी तरह घायल हो गया था, उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं, वह उठने की हालत में नहीं था और अब कोई खतरा नहीं रह गया था। मछली जैसे शरीर वाले उस जीव के अचानक गिरने से महिला चौंक गई और अपने बच्चे को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। जब वे उनका पीछा कर रहे थे तो एक काफी लंबे चौड़े मरमैन योद्धा ने ये देखा और हैरानी भरी आवाज निकालते हुए पत्थर का भाला लेकर उनकी ओर झपटा। भाई उधर देखो, झाओ लेजिया ने जोर देकर कहा। ये देखकर जाओ हुआनशी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी महिला ने एक छोटी गुलाबी पिस्तौल निकाली और डर के मारे चीखते हुए ट्रिगर दबा दिया। उसने तुरंत मैगजीन खाली कर दी और उस मरमैन योद्धा के सिर और कमर के निचले हिस्से पर 7-8 गोलियां दाग दीं। गोलियों से छलनी होकर मरमैन योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। अच्छी बात यह थी कि उसका शारीरिक ढांचा इंसानों से अलग था, इसलिए शरीर के निचले हिस्से में कई गोलियां लगने के बावजूद उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। जाओ हुआनशी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह वहीं रुक गया और एक पल के लिए भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं महिला का ध्यान भटक जाए और उसे भी गोली लग जाए। उसका निशाना हर लिहाज से खौफनाक था। एहतियात के तौर पर जाओ हुआनशी ने सबसे पहले सिम्बायोटिक वाइन को बुलाया और उसे अपने हाथ पर लपेट लिया। फिर सोल ईटर बैटल मोड में आ गया। उसकी उंगलियों से तेज पंजे निकल आए, उसकी खोपड़ी जैसी आंखों से हल्की लाल चमक निकलने लगी और उसका रूप धीरे धीरे और भी खूंखार होता गया। उसी पल पंखों की गड़गड़ाहट के साथ चारों तरफ से दर्जनों आम ड्रोन उड़ते हुए आए। उन्होंने सामने आने वाले हर मछली जैसे राक्षस को निशाना बनाया और सटीक तरीके से उनके सिर में गोलियां दाग दीं। कुछ ही सेकंड में जो मछली जैसे राक्षस अभी थोड़ी देर पहले अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाकर सड़क पर राहगीरों का पीछा कर रहे थे, वे सभी लाशों में बदलकर जमीन पर पड़े थे। ड्रोन का एक झुंड स्पेशियल रिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ा। स्पेशियल रिफ्ट के नीचे मोतियों, सीपियों और रत्नों से सजे गहने पहने एक लंबा चौड़ा मरमैन खड़ा था। उसने जोर से अपना मूंगे का बना डंडा घुमाया और कुछ ऐसी आवाजें निकाली जिनका मतलब समझना मुश्किल था। हवा में मौजूद नमी तेजी से जमा होने लगी और एक घने सफेद कोहरे में बदल गई, जिसने स्पेशियल रिफ्ट को घेर लिया और तेजी से चारों ओर फैल गया। सफेद कोहरे में छिपे होने के कारण ड्रोन के झुंड ने तुरंत अपना टारगेट खोजने का तरीका बदल दिया और रडार व थर्मल इमेजिंग स्कैनिंग शुरू कर दी। थर्मल इमेजिंग काम नहीं आई। ये मछली जैसे दिखने वाले जीव कोल्ड ब्लडड लग रहे थे, जिनका शरीर का तापमान आसपास के माहौल से लगभग एक जैसा ही था। लेकिन ड्रोन के झुंड ने तुरंत सोनिक और लिडार स्कैन का इस्तेमाल करके दुश्मन की लोकेशन का पता लगा लिया और घने कोहरे में छिपे हुए मछली जैसे राक्षसों को बहुत तेजी और कुशलता से खत्म करना जारी रखा। तेज सीटी जैसी आवाज के साथ बर्फ के टुकड़ों से लिपटे पानी के 1 दर्जन से ज्यादा तीर अचानक घने कोहरे से निकले। उनमें से कई को ड्रोन्स ने टारगेट करके नष्ट कर दिया, जबकि बाकी तीरों ने एक एक ड्रोन पर निशाना साधा। जिन ड्रोन पर हमला हुआ वे या तो फट गए या उनके शरीर पर बहुत ज्यादा बर्फ जम गई और वे आसमान से गिर गए। इसके तुरंत बाद आसमान में काले बादल छा गए और अनगिनत तेज ओले गिरने लगे। धत्तेरे की एक हाई लेवल स्पेलकास्टर झाओ हुआनशी उस औरत को एक बच्चा उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा और अपनी बहन के साथ वे पास की एक बिल्डिंग में छिप गए। उसी समय मोटरसाइकिलों की गर्जना के साथ कई अवेकन्ड वन, जिनके शरीर रंगीन रोशनी में लिपटे हुए थे और साफ तौर पर एडवांस्ड प्लेयर्स थे, बिना किसी हिचकिचाहट के घने कोहरे में अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार हो गए। उनके पीछे कई आर्मर्ड गाड़ियों ने स्पीड बढ़ा दी। पेट्रोलर टीम आखिरकार आ गई है। घने कोहरे के अंदर से कई तरह की धमाकेदार आवाजें और धमाके, साथ ही मॉन्स्टर्स की दहाड़ें गूंज रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि अंदर की लड़ाई काफी तेज हो गई थी। हालांकि झाओ हुआनशी और उसकी बहन के साथ छिपे हुए लोगों का ग्रुप रिलैक्स हो गया। डोंगचुआन सिटी में इस महीने ये 5वीं बार है। स्पेशल रिफ्ट ज्यादा से ज्यादा बार दिख रहे हैं। मैंने सुना है कि पिछले महीने की यूएस सिटी में एक बहुत बड़ा स्पेशल रिफ्ट दिखा था, जिससे राक्षसों का एक झुंड निकला जिसने हजारों लोगों को मार डाला। अधिकारियों ने डर के मारे इस खबर को ऑनलाइन दबा दिया है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। इतने सारे लोग मर चुके हैं तो खबर कैसे दबाई जा सकती है? हमें इसे दबाना ही होगा, भले ही हम ऐसा न कर सकें, नहीं तो सब लोग घबरा जाएंगे और राक्षस के आने से पहले ही हम गिर जाएंगे। सब लोग घबराएं नहीं। मैंने सुना है कि डोंगहुआंग सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्पेस स्टेबलाइजर बनाया है। एक बार यह सेट हो जाने के बाद ये स्पेशल रिफ्ट और इल्यूजनरी रिफ्ट के दिखने की संभावना को काफ़ी कम कर सकता है। स्पेस को स्टेबल करने के लिए डिवाइस हैं, लेकिन उनकी कीमत और लेआउट की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और उनका इंसानी शरीर पर गंभीर असर भी हो सकता है। उनका इस्तेमाल सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट और कुछ दूसरी ज़रूरी जगहों को बचाने के लिए किया जा सकता है। ये स्टेबलाइजर अलग है। झाओ लेजिया ने झाओ हुआनशी के कान में फुसफुसाया, मैंने अपने टीचर से ये भी सुना है कि डोंगहुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कंटेमिनेशन जोन में एक नया मेटेलिक मटेरियल खोजा है,
पिछली मुश्किलों को सफलतापूर्वक पार करते हुए एक नए तरह का फिक्स्ड स्पेस बेस स्टेशन बनाया है। ये खंडहरों में मिले सॉलिड स्पेस एरे के असर की नकल कर सकता है और इंसानी शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कुछ किलोमीटर के अंदर स्पेस को स्टेबल कर सकता है। मुझे यकीन है कि वह मेटल बहुत रेयर होगा, नहीं तो उन्होंने जनता को भरोसा दिलाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया होता, झाओ हुआनशी ने धीमी आवाज में कहा। झाओ लजिया ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, अभी तक तो बस एक छोटी सी नस मिली है। अगर हम इसका पूरा इस्तेमाल भी कर लें तो भी यह डोंगहुआंग शहर के आधे हिस्से को ही कवर कर पाएगी। इस समय आसमान पर छाए काले बादल धीरे धीरे छंट गए और सड़कों पर छाया घना कोहरा भी जल्दी ही छंट गया। क्या वे अंदर लड़ना बंद कर चुके हैं? लड़ाई वाली जगह को घेर लिया गया था और जाओ हुआनशी और उसकी बहन का आगे टहलने का मन नहीं रहा। घर लौटने पर जाओ हुआनशी ने ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर को थोड़ी देर उसके साथ खेलने के लिए बुलाया। इसके बाद झाओ लजिया ने अपना सामान पैक किया और बस से वेस्ट सेक्टर 4 रिसर्च एरिया वापस चली गई। दोनों भाई बहनों ने तय किया कि जाओ हुआनशी बाद में अपने वीचैट मूवमेंट्स पर पोस्ट करेगा कि कैसे उसने अचानक ब्लैक ट्रायंगल को एक्टिवेट किया और एक नया प्रोफेशन हासिल किया। जब झाओ लजिया रिसर्च एरिया लौटी तो उसने अपनी सीनियर बहन से अपने भाई के अजीब व्यवहार की शिकायत करने का नाटक किया। उसने कहा कि उसे अभी अभी नौकरी मिली है और वह पहले ही हर जगह इसकी चर्चा कर रहा है। फिर उसने अनजाने में प्रोफेशन स्टोन के ओरिजिन के बारे में बता दिया। जाओ हुआनशी ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिनका वह अक्सर इस्तेमाल करता था शेखी बघारते हुए पोस्ट किया कि वह एक प्रोफेशनल बनने वाला है। कुछ देर बाद मिडिल एज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रंट एक्सप्लोरेशन टीम के झांग डेक्सुआन ने बधाई संदेश भेजा। उसने चलते चलते बताया कि वे कल एक मिशन के लिए एमरल्ड फॉरेस्ट जा रहे हैं और पूछा कि क्या जाओ हुआनशी उनके साथ शामिल होना चाहेगा। अरे, मैं तो बस ऊँघ ही रहा था कि किसी ने मुझे तकिया लाकर दे दिया। जाओ हुआनशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत बढ़िया, मैं तुमसे कहाँ मिलूँ? शायद झांग डेक्सुआन को उम्मीद नहीं थी कि जाओ हुआनशी सच में मान जाएगा, इसलिए उसने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। हमारा प्लान कल दोपहर में एमरल्ड फॉरेस्ट में घुसने का है, तो क्या हम एक्सप्लोरर टाउन में मिलें? ठीक है, कल दोपहर में मिलते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, भाई जाओ, कि आपको कौन सा प्रोफेशन मिला? मॉन्स्टर समरना, प्रोफेशनल सपोर्ट। हाँ, ट्रायल का मकसद नॉल बीस्ट टैमा को मारना। इस नॉल बीस्ट टैमा में क्या बीस्ट टैमा का मतलब उस नॉल से है जो जंगली जानवरों को काबू कर सकता है, या किसी ऐसे मॉन्स्टर से है जो नॉल को कंट्रोल करता है? घने जंगल में जाओ हुआनशी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और खुद से बुदबुदाया। पिछले 2 ट्रायल्स के अनुभवों से सीखकर अब वह जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोबारा जान की बाजी लगाकर नहीं लड़ना है। आखिरकार आप एक ताकतवर दुश्मन को मार गिराते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि मिशन का मकसद ही गलत समझ लिया था। हालांकि एक जगह खड़े होकर ख्याली पुलाव पकाना बेकार है। जाओ हुआनशी ने ऊपर देखा तो साफ नीला आसमान और तेज धूप दिखाई दी। अब सिम्बायोटिक वाइन को बाहर लाने का समय आ गया था। सबसे पहले सिम्बायोटिक वाइन को अपने हाथ पर लपेटें, फिर जमीन से सोल डिवोरिंग ग्रेटेस्ट वोट को खींचकर उसे एक दस्ताने में बदल लें। आसपास देखें और माहौल को समझें। मुझे लगता है कि ट्रायल ड्रीमस्केप की जगह अब काफ़ी बड़ी हो गई है। पिछली बार जो ज़मीन के नीचे महल देखा था उसका व्यास 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा लग रहा था। क्यों न 3 गोब्लिन बदमाश की प्लेसमेंट समनिंग का इस्तेमाल करके इसे आजमाया जाए? जाओ हुआनशी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। इसे आजमाया तो मारे जाओगे। बिना सोचे समझे समन करने पर शायद गोब्लिन कहीं और चला जाए, और मर्चेंट और स्कवेंजर की काबिलियतें बेकार हैं, आते ही मॉन्स्टर्स उसे मार डालेंगे। बेहतर है कि इसे बचाकर रखें और गोब्लिन थीफ को समन करें, कम से कम उससे हथियार चुरा सकते हैं और आगे का जायजा ले सकते हैं। कार्ड को हटा दें, बाहर आओ, गोब्लिन थीफ। गोब्लिन मर्चेंट ने अभी अपना सिर बाहर निकाला ही था और ताज़ी हवा लेने ही वाला था कि जाओ हुआनशी ने उसका सिर वापस नीचे दबा दिया। इसे फिर से हटा दें। गोब्लिन स्कवेंजर ने बेजान आंखों से देखा, आसपास का इलाका परखा और थोड़ी दूर जंगली बैरीज का एक गुच्छा देखा। उसकी पलकें थोड़ी फड़की और वह एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसका शरीर अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल गया और एक कार्ड में सिमटकर जाओ हुआनशी के हाथ में वापस आ गया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बार तो थीफ ही होगा, है ना? जाओ हुआनशी ने एक और कार्ड फेंका, लेकिन वह फिर से गोब्लिन मर्चेंट ही निकला। ये देखकर कि जाओ हुआनशी उसे वापस लेने ही वाला था, उसने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे रोका और ताज़ी हवा में एक गहरी सांस ली। गोब्लिन मर्चेंट ने जाओ हुआनशी की तरफ सिर हिलाया। चलो, मैं तैयार हूँ। जाओ हुआनशी के होंठ फड़फड़ाए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाने को कहा था, लेकिन तुम इतनी जल्दी मर गए। मौका न भुनाने के लिए तुम किसे दोष दे सकते हो? एक पल हिचकिचाने के बाद उसने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया।
ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर घूमने देता हूँ। जब तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से होगा तो हम थीफ वाले किरदार में बदल जाएंगे। भागने की हिम्मत मत करना। गोब्लिन मर्चेंट मुस्कुराया और सिर हिलाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में मौजूद बैग खाली था और मुझे हल्कापन और अजीब सा महसूस हुआ। मैं पास की झाड़ियों की ओर भागा, 2 मुट्ठी जंगली फल तोड़े और उन्हें बैग में डाल दिया। उसने एक फल अपने मुंह में डाला और पाया कि फल कच्चा और इतना खट्टा था कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया। मुंह बनाते हुए उसने एक फल जाओ हुआनशी को दिया। जाओ हुआनशी कुछ पल के लिए चुप रह गया। तुम सच में काफ़ी तमीज़ दिखा रहे हो। रास्ते भर गोब्लिन मर्चेंट का चरा उठाता रहा और जाओ हुआनशी सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं उस पर गोब्लिन स्कवेंजर का साया तो नहीं पड़ गया है। हालांकि गोब्लिन मर्चेंट का तर्क था कि अगर उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है तो उसे रास्ते में कुछ शुरुआती पूंजी तो जुटानी ही होगी। गोब्लिन मर्चेंट को रास्ते में एक जंगली खरगोश मिला और उसने उसे पकड़कर उसकी खाल उतारने के बारे में भी सोचा। अचानक खरगोश, जो शाकाहारी था, का गुस्सा भड़क उठा। उसने उछलकर गोब्लिन मर्चेंट के चेहरे पर लात मारी, जिससे उसे चक्कर आ गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। एक फ्लाइंग किक से खरगोश ने दुश्मन को रोक दिया। उसके शरीर से हल्की हवा चली और वह तेजी से भाग गया। अरे नहीं, तुम तो बिना इवॉल्व हुए गोब्लिन से भी कमज़ोर निकले। तुम एक खरगोश को भी नहीं हरा सकते। इस लेवल की स्किल के साथ तुम दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ बिजनेस करने की हिम्मत कैसे करते हो? जाओ हुआनशी ने शिकायत की। गोब्लिन मर्चेंट ने अपनी नाक से खून पोंछा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। गोबो हार गया। मैं सिर्फ उन कस्टमर्स के साथ बिजनेस करता हूं जिनमें समझदारी हो। तभी बहुत समझदार नॉल क्रॉसबोमैन ने गोब्लिन मर्चेंट के घुटने पर तीर मारा। मॉन्स्टर सूखी झाड़ियों के पीछे छिपा था और जाओ हुआनशी को भी उसका पता नहीं चला। अचानक वह बाहर निकला और गोब्लिन मर्चेंट पर तीर चलाया। गोब्लिन मर्चेंट चीखा और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जाओ हुआनशी ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। जाओ हुआनशी ने दूसरे क्रॉसबो बोल्ट से बचने के लिए रोल किया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा, जबकि नॉल क्रॉसबोमैन रीलोड कर रहा था। अचानक एक नॉल वॉरियर साइड से निकला और अचानक हुए हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जाओ हुआनशी ने एक ही तलवार के वार से उसका हथियार और हाथ काट दिया, जिससे वह तेजी से सूखते हुए अपने अंग को पकड़कर जोर से चीखने लगा। जाओ हुआनशी ने एक ही तलवार के वार से नॉल क्रॉसबोमैन को मार डाला, लेकिन नॉल वॉरियर की चीखों ने और भी नॉल्स को अपनी ओर खींच लिया। धत्तेरे की, इतने सारे! दूर से भौंकते हुए और अपनी ओर आते हुए लगभग 1 दर्जन नॉल्स को देखकर जाओ हुआनशी मुड़ा और चीखते हुए नॉल वॉरियर को खत्म करके तेजी से दूर भाग गया। दूसरे मॉन्स्टर्स के खिलाफ जाओ हुआनशी शायद अपनी सोल डिवोरिंग ग्रेटेस्ट वोर्ड की तेजी और जीवन सोखने की क्षमता पर भरोसा करके जीतने की कोशिश करता, लेकिन उन लगभग 1 दर्जन नॉल्स में से आधे के पास क्रॉसबो थे और वे एक साथ 7 या 8 तीर चलाने वाले थे। हो सकता है कि उनमें से कोई तीर किसी ज़रूरी जगह पर लग जाए और जाओ हुआनशी की जान चली जाए। काफ़ी दूर भागने और ये देखने के बाद कि नॉल अभी तक पीछे नहीं आए हैं, जाओ हुआनशी को एक पत्थर मिला और वह उस पर बैठ गया। 3 गोब्लिन बदमाश को बनाने के बाद उसके ऊपर डैमेज रिपेयर का मैसेज दिखाई दिया। शायद इसलिए क्योंकि गोब्लिन मर्चेंट के घुटने पर ही गोली लगी थी। गोब्लिन थीफ के उलट, जिसका आधा हाथ कट गया था, इसलिए उसकी चोट ठीक होने का काउंटडाउन सिर्फ आधे घंटे का था। अपने हाथ में मौजूद कार्ड्स को देखते हुए जाओ हुआनशी ने शक भरी धीमी आवाज में कहा, क्या गोब्लिन मर्चेंट सच में मॉन्स्टर्स के साथ व्यापार कर सकता है? क्या वह हर बार बाहर जाने पर उन्हें मुफ्त में ही चीज़ें दे देता है? नॉल काफ़ी बदला लेने वाले होते हैं। जाओ हुआनशी ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए सिम्बायोटिक वाइन का सहारा लिया और एक बार में 3-4 किलोमीटर दूर भाग गया। ये लोग असल में उसके छोड़े गए निशानों और गंध का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गए। हालांकि अलग अलग नॉल की शारीरिक क्षमताओं में काफ़ी अंतर था। आखिर में सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप जिसमें लकड़ी की ढाल और पत्थर के हथौड़े लिए 2 नॉल वॉरियर और 3 नॉल क्रॉसबोमैन शामिल थे, सबसे तेजी से दौड़ा और मुख्य सेना से अलग होकर उसके पीछे हो लिया। जाओ हुआनशी एक कोने में छिपा हुआ था। उसने अपनी उंगलियों से एक लालची खजाने के बक्से वाला मॉन्स्टर निकाला और उसे हल्के से एक तरफ उछाल दिया। कार्ड घूमते हुए 10 मीटर दूर जा गिरा, जहां एक बड़े पत्थर के पास एक चमकदार रोशनी बनी और वह एक छोटे सुनहरे खजाने के बक्से में बदल गया। 2 नॉल वॉरियर नॉल क्रॉसबोमैन के दोनों तरफ पहरा देते हुए ग्रुप में सबसे आगे चल रहे थे। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक नॉल वॉरियर की नज़र खजाने के बक्से के एक कोने पर पड़ी। नॉल वॉरियर एक पल के लिए रुका, फिर अनजाने में ही अपनी चाल तेज कर दी। जब उसने पूरा खजाना बक्सा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुशी से चिल्लाया और आगे की ओर लपका। तभी दूसरे नॉल वॉरियर ने भी खजाने का बक्सा देखा और जल्दी से उनके पीछे भागा। क्या टीम के साथियों की रक्षा करना? भाड़ में जाए रक्षा। अब वे सब कॉम्पिटिटर हैं। तीनों नॉल क्रॉसबोमैन अचानक हुई इन घटनाओं से थोड़े हैरान थे, लेकिन जब वे पास गए और पत्थर के पीछे छिपा सुनहरा खजाना बक्सा देखा तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन 2 कमीनों पर गोली चलाने के लिए अपने क्रॉसबो उठा ही लिए थे।
नोल की समझदारी काफ़ी अच्छी होती है और लालची खजाने के बक्से वाले मॉन्स्टर का लालच उतना असरदार नहीं था कि उनके दिलों में ऐसी इच्छा जगा सके जो उनकी समझ को पूरी तरह खत्म कर दे। हालांकि थोड़ा लालच तो हुआ, लेकिन नोल क्रॉसबोमैन ने आखिर में अपने साथी को धोखा देने से खुद को रोक लिया। उसने अपना क्रॉसबो नीचे रखा और बुदाते हुए उनके पीछे भागा। जो भी इसे देखता है उसे हिस्सा मिलता है, हम उन दो कमीनों को सारा खजाना आपस में बांटने नहीं दे सकते। उसी पल जाओ हुआनशी अचानक अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला और सीधे नोल क्रॉसबोमैन की ओर दौड़ा। आवाज़ सुनकर तीनों नोल क्रॉसबोमैन मुड़े और दुश्मन को देखकर हमला करने के लिए तुरंत अपने क्रॉसबो उठाए। अचानक उसके पीछे रोशनी और परछाई बदली और गोब्लिन थीफ तेजी से पास आया। उसने अपने चाकू से एक नोल क्रॉसबोमैन की गर्दन पर वार किया और उसे जोर से खींच लिया। उसके चेहरे पर पड़े खून के छींटों ने गोब्लिन की खूंखार मुस्कान को और भी डरावना बना दिया। अपने साथियों की चीख सुनकर दो नोल क्रॉसबोमैन चौंक गए और घबराहट में मुड़े। तभी उन्होंने देखा कि गोब्लिन थीफ अपना बायां हाथ हिलाकर उनके चेहरों पर मुट्ठी भर रेत फेंक रहा था, जिससे वे अंधे हो गए। काली रोशनी की एक चमक दिखी और दो कुत्तों के सिर हवा में उड़ गए। उनके सिर जमीन पर गिरते उससे पहले ही उनके शरीर काली भूतिया धुंध से घिर गए और वे दो सूखे हुए शवों में बदल गए। तभी अचानक एक तरफ से चीख सुनाई दी। ये नोल वॉरियर था जो सबसे तेज दौड़ने वाला था। ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर ने उसका हाथ काट लिया था। एक नोल वॉरियर अपना कटा हुआ हाथ पकड़े दर्द से चिल्ला रहा था और दूसरा नोल वॉरियर हालात को समझ नहीं पा रहा था। तभी ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर ने अपने पैर फैलाए, ट्रेजर चेस्ट क्रैब में बदल गया और मुंह में रोएंदार कटा हुआ हाथ दबाकर तेजी से भाग गया। हाँ, ये तो गोब्लिन से कहीं ज्यादा चालाक है, जाओ हुआनशी ने मुस्कुराते हुए कहा। इन शब्दों पर गोब्लिन थीफ ने तुरंत तिरछी नज़र से देखा। क्या देख रहे हो? मैंने कहा था न कि गोब्लिन मर्चेंट किसी काम का नहीं है। भूतिया धुंध से घिरी काली तलवार पकड़े हुए जाओ हुआनशी ठंडी मुस्कान के साथ नोल वॉरियर की ओर बढ़ा। गोब्लिन थीफ को अचानक कुछ समझ आया। वह नीचे झुका और नोल क्रॉसबोमैन की चीजें लूटने लगा। एक क्रॉसबो जाओ हुआनशी की तलवार से टुकड़ों में बंट गया था। गोब्लिन थीफ ने बाकी दो क्रॉसबो उठाए और फिर सारे बोल्ट निकालकर एक साथ रख लिए। जाओ हुआनशी ने दो नोल वॉरियर्स को मार गिराया, फिर मुड़कर देखा कि वह आदमी पहले से ही अपने क्रॉसबो से खेल रहा था और उसे इधर उधर निशाना बना रहा था। जाओ हुआनशी में शूटिंग का कोई खास हुनर नहीं है, वरना वह लड़ाई के दौरान योद्धा बनने की उम्मीद में बढ़िया स्टील की बड़ी तलवार नहीं चुनता। सड़क के किनारे लाश बनकर सड़ने से बेहतर है कि कोई आम पेशा अपना लिया जाए। हालांकि कार्ड मॉन्स्टर समरन बनने और सभी एट्रीब्यूट्स में 6 पॉइंट्स हासिल करने के बाद जाओ हुआनशी को लगा कि वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया है। क्रॉसबो कोई साधारण धनुष नहीं है। अगर आपका हाथ स्थिर है तो आप आसानी से निशाने पर वार कर सकते हैं। यही सोचकर जाओ हुआनशी ने गोब्लिन थीफ से एक क्रॉसबो लिया, 20 मीटर दूर एक बीटल पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। क्रॉसबो का बोल्ट बीटल से 3 मीटर दूर एक पत्थर से टकराया, जिससे एक छोटी और तेज आवाज हुई। जाओ हुआनशी थोड़ी देर के लिए रुका, उसने क्रॉसबो को जमीन पर फेंक दिया और नफरत से कहा, नॉल की कारीगरी बहुत खराब है। उन्होंने क्या कबाड़ बनाया है, इसमें जरा भी सटीकता नहीं है। गोब्लिन थीफ ने भी बेखबर बीटल पर तीर का निशाना साधा और उसे छोड़ दिया। वूश! क्रॉसबो का बोल्ट तेजी से उड़ता हुआ गया और आधे मीटर दूर कीचड़ में मौजूद बीटल को जा लगा, जिससे वह घबराकर तेजी से पीछे हट गया। गोब्लिन थीफ ने अपने बॉस की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। क्रॉसबो की सटीकता में वाकई थोड़ी कमी थी, लेकिन जब तक निशाना पास होता उसे चूकने की कोई चिंता नहीं थी। नॉल की लाशों को एक साथ फेंकने के बाद जाओ हुआनशी ने ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर को वापस लिया और गोब्लिन थीफ के साथ मिलकर फिर से घात लगाकर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उनके पीछे कोई और नॉल नहीं आया। जाओ हुआनशी हैरान था। उसे पास ही कुछ तेज महक वाले पौधे मिले, उसने उनका रस निकाला और अपनी गंध छिपाने के लिए उसे पूरे शरीर पर मल लिया। फिर वह गोब्लिन थीफ को उसी रास्ते से वापस ले गया जहां से वे आए थे। रास्ते में आधे सफर पर उन्हें दूर से नॉल के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वे छिपकर देखने गए और पाया कि उन लोगों ने पीछा करना छोड़ दिया था और शिकार पर निकल गए थे। उन 5 नॉल का क्या हुआ जो मारे गए थे? जाओ हुआनशी को ये बात थोड़ी मज़ेदार लगी और वह बुदबुदाया, क्या वे इतने बेवकूफ़ हैं? गोब्लिन थीफ ने कुछ उलझन के साथ जवाब दिया, इसे ही तो लगन कहते हैं। क्या वे अपना शिकार पूरा करके अपने ठिकाने पर लौट रहे हैं? चलो उनका पीछा करते हैं और देखते हैं। जाओ हुआनशी और गोब्लिन थीफ ने नॉल के उस समूह का पीछा किया और एक गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा से एक बड़ा मोटा नॉल बाहर निकला, जिसके साथ 2 बड़े और खूंखार सियार थे। हर सियार कंधे तक लगभग 1.67 मीटर ऊंचा था। कुछ देर हुआ की आवाज़ों के आदान प्रदान के बाद वह बड़ा नॉल कुछ असंतुष्ट लगा और उसने वापस लौटे नॉल को बुरी तरह डांटा। अगर ट्रायल ड्रीम एस्केप से मुझे कोई परेशानी न हो तो यही बंदा मिशन का टारगेट होना चाहिए, है ना?
जाओ हुआनशी घास फूस में पेट के बल लेटा हुआ खुद से बुदबुदा रहा था। हालांकि उन दो सियार जैसे जानवरों से निपटना मुश्किल लग रहा है। जाओ हुआनशी वही चाल दोबारा आजमाने की सोच रहा था, जहरीले मशरूम, मकड़ियां या ऐसी ही कोई चीज ढूंढकर उन दो बड़े जानवरों या बीस्ट टैमा को जहर देने की कोशिश करना। लेकिन उम्मीद के उलट, डांट फटकार के बाद वे नॉल उन दो बड़े जानवरों के साथ गुफा से बाहर चले गए। जाओ हुआनशी को लगा कि शायद वे नॉल अपने उन 5 साथियों को ढूंढ रहे थे जो गायब हो गए थे। उनके जाने के बाद वह मोटा ताज़ा आदमी जो बीस्ट टैमर जैसा लग रहा था, गुफा के बाहर बने लकड़ी के एक कामचलाऊ शेड में गया। उसने एक येलो चोकोबो को बाहर खींचा। उसके गले में चमड़े का कॉलर था और वह बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। उस आदमी ने उसे जोर जोर से कोड़े मारना शुरू कर दिया। ये देखकर कि बीस्ट टैमर के साथ सिर्फ 3 नॉल वॉरियर ही थे, जाओ हुआनशी की आंखें चमक उठीं। मौका है। नोल गुफा के अंदर अभी भी काफ़ी नोल होने चाहिए। एक नोल का बच्चा गुफा से भाग निकला और उस पर एक नोल ने हमला कर दिया। बीस्ट टैमर की डांट के तुरंत बाद एक छोटा नोल छेद से बाहर निकला और बच्चे को वापस ले गया। अगर आप सीधे हमला करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि नोल आप पर मिलकर हमला कर दें। जाओ हुआनशी ने नोल की गुफा के आसपास के माहौल को देखा और झाड़ियों और चट्टानों की आड़ में चुपके से आगे बढ़ा। फिर उसने लालची खजाने के बक्से वाले मॉन्स्टर को 2 चट्टानों के बीच फेंक दिया और नोल को वहीं छोड़ दिया। बीस्ट टैमर ऐसी जगह पर था जहां से उसे सुनहरे रंग का खजाने का बक्सा दिखाई दे रहा था। नोल जोर जोर से चोकोबो को कोड़े मार रहा था। बीस्ट टैमर चौंक गया जब अचानक उसे सुनहरी रोशनी दिखाई दी और उसने स्वाभाविक रूप से अपना सिर घुमाकर देखा। हल्की चमक वाले सुनहरे खजाने के बक्से को देखकर वह एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखें फैल गईं और वह आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि एक लीडर मॉन्स्टर होने के नाते उसकी समझदारी काफ़ी ज़्यादा थी। भले ही वह लालच की रोशनी से प्रभावित था, उसका दिमाग अजीब ख्यालों से भरा था और उसकी आंखों में लालच था, फिर भी उसने पूरी तरह से सावधानी नहीं छोड़ी। एक दहाड़ के साथ उसने अपने 3 साथियों को अपने पास बुलाया, सुनहरे खजाने के बक्से की जगह की ओर इशारा किया और उनमें से एक को उसे लाने का आदेश दिया। तीनों नोल योद्धाओं ने सुनहरे खजाने के बक्से को देखा और तुरंत उसे उठाना चाहा। नोल बीस्ट टैमर दहाड़ा और दोनों नोल योद्धाओं को वापस बुला लिया। नोल बीस्ट टैमर की आंखों में चालाकी की झलक थी। सुनहरा खजाना बहुत आकर्षक था, लेकिन उसका दिखना बहुत अजीब था। अगर यह कोई जाल है तो बस अपने किसी साथी को इसे आजमाने के लिए भेजो। अगर यह जाल नहीं होता तो खजाने का बक्सा वापस लाने पर उसके अंदर की सारी चीजें उसी की तो होती। वापस बुलाए गए दोनों नोल योद्धाओं को भी शायद ये बात समझ आ गई थी और अपनी इच्छा के बावजूद वे आज्ञाकारी बनकर वापस लौट आए। वैसे भी आखिर में तो इसे सौंपना ही है, तो इसे छीनने का क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी मैं सच में बक्सा खोलकर देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। नोल बीस्ट टैमर को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सका। उसने हालात का जायजा लेने के लिए एक नोल वॉरियर को भेजा, लेकिन जाओ हुआनशी शांत रहा। जब नोल वॉरियर नीचे झुका तो उसकी आंखों में लालच भर आया और उसने बक्सा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जाओ हुआनशी अचानक झाड़ियों से बाहर निकला, अपनी बड़ी तलवार से नोल वॉरियर की गर्दन काट दी और उसकी लाश को लात मारकर एक तरफ कर दिया। हैरानी और गुस्से भरी दहाड़ के साथ नोल बीस्ट टैमर ने सोने का खजाने वाला बक्सा उठाया और भाग निकला। नोल बीस्ट टैमर तुरंत घबरा गया और अपने 2 साथियों के साथ जल्दी से पीछा करने लगा। जब गुफा में मौजूद नोल ने बीस्ट टैमर की दहाड़ सुनी तो हालात से अनजान होकर वे जांच करने के लिए बाहर आए। बीस्ट टैमर पहले ही येलो चोकोबो को खींचकर ले जा चुका था और अपने 2 साथियों के साथ वे 100 मीटर से ज्यादा दूर तक उनका पीछा कर चुके थे। सोने का खजाने वाला बक्सा शायद बहुत भारी था, जिससे उस कमीने इंसान चोर के लिए भागना मुश्किल हो रहा था और वह पकड़े जाने ही वाला था। नोल बीस्ट टैमर की आंखों में एक वहशी चमक कौंधी। एक बार खजाने वाला बक्सा वापस मिल जाने पर वह इस इंसान को पकड़ लेगा और उसे बेरहमी से प्रताड़ित करेगा। शायद इंसानों को चमड़े की पट्टियां पहनाना और हर दिन जंगली जानवरों की तरह कोड़े मारना और बुरा बर्ताव करना मनोरंजन का एक बहुत अच्छा जरिया होगा। आह, कितना नया और बढ़िया विचार है, नोल बीस्ट टैमर ने मन ही मन गर्व और संतुष्टि के साथ सोचा। इस समय इंसान चोर को शायद एहसास हो गया था कि वह बक्से के साथ भाग नहीं सकता, इसलिए उसने सोने का बक्सा जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर दोनों नोल वॉरियर्स ने तुरंत रुकने और बक्सा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नोल वॉरियर्स से ही विरोध का सामना करना पड़ा। बीस्ट टैमर की डांट ने उन्हें अनिच्छा से उठने और आगे भाग रहे इंसानों का पीछा जारी रखने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों कमीने पक्का बक्से से खजाना चुराकर अपने पास छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना, जब हम वापस आएंगे तो उनसे उनका सामान छीन लेंगे और उनसे छोटे मोटे काम करवाएंगे। नोल बीस्ट टैमर ने गुस्से में सोचा और चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ सोने के खजाने वाले बक्से को देखा। खजाने का बक्सा शुद्ध सोने का बना था और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा रूबी जड़ा हुआ था।
ये बक्सा ही अपने आप में एक बड़ी दौलत है, इसमें न जाने कितने दुर्लभ खजाने होंगे। नोल बीस्टैमर अपनी ही कल्पनाओं में खोया हुआ था, अपने आसपास की हर चीज़ को पूरी तरह भूल चुका था और उत्साह के साथ उस सुनहरे खजाने के बक्से को छूने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए। लेकिन तभी अचानक सुनहरे खजाने के बक्से का ढक्कन खुल गया और उसमें करीने से सजे हुए धातु के नुकीले दांत दिखाई दिए, जिन्होंने झपटकर नोल बीस्टैमर के हाथ को जकड़ लिया। चटाक! नोल बीस्टैमर के दोनों हाथ तुरंत टूट गए और उसने जोरदार चीखने के लिए अपना मुंह खोला। खजाने के बक्से के बीच लगे रूबी से अचानक एक बड़ी सी आंख बाहर निकली, जो नोल बीस्टैमर को गुस्से और जीत के भाव से घूर रही थी। नोल बीस्टैमर ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे क्रॉसबो की डोरी टूटने की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और अचानक एक क्रॉसबो बोल्ट उसकी तरफ तेजी से आया। गोब्लिन थीफ का इरादा दुश्मन की आंख में निशाना लगाने का था, लेकिन जैसे ही नोल बीस्टैमर खड़ा हुआ, एक क्रॉसबो बोल्ट उसके सीने में जा लगा। नोल के बाल सख्त होते हैं और नोल बीस्टैमर ने लेदर का आर्मर भी पहना हुआ था, जिससे क्रॉसबो बोल्ट की ज्यादातर ताकत कम हो गई। इसके अलावा वह मोटा था और उसके शरीर पर चर्बी की मोटी परत थी। गोब्लिन थीफ के तीर का उस पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। नोल बीस्टैमर में न तो लड़ने की हिम्मत थी और न ही इच्छा, इसलिए वह भागने के लिए मुड़ा। दूर से अलग अलग आकार के 20-30 नोल हथियार लेकर तेजी से उसकी ओर आ रहे थे। नोल बीस्टैमर की आंखें खुशी से चमक उठीं, अगर वह अपने कबीले की सुरक्षा में पहुंच जाता तो अपनी जान बचा सकता था। इस समय वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था। बीस्टैमर के पीछे येलो चोकोबो, जिसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और जो कांप रही थी, ने अचानक अपने पंजे फैलाए और नोल बीस्टैमर को गिरा दिया, जिससे वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। गोब्लिन थीफ चीखते हुए आगे बढ़ा और उसने अपना जंग लगा चाकू नोल के गले में गहराई तक घोंप दिया। बीस्टैमर की गर्दन पर चर्बी की परतें थीं और वह तेल से लथपथ था। ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर ने अपने 2 बड़े पंजों को लहराया और नोल बीस्टैमर की जांघ को जकड़ लिया। उसने अपना मुंह खोला और जोर से काटा, जिससे नोल बीस्टैमर का दाहिना पैर कटकर अलग हो गया। येलो चोकोबो ने नफरत भरी नज़रों से नोल बीस्टैमर को अपने नंगे पैरों से बेरहमी से लात मारी। बीस्टैमर का सिर बुरी तरह घायल हो गया था और वह उसे उठा भी नहीं पा रहा था। उसने मुंह खोलकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में मिट्टी भर गई। जाओ हुआनशी ने 2 नोल वॉरियर्स का सामना किया, फिर मुड़कर देखा तो पाया कि नोल बीस्टैमर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हैरानी भरे भाव के साथ वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार से नोल पर वार किया। बीस्टैमर का शरीर काले धुएं से घिरा हुआ मोटा नॉल हवा निकले गुब्बारे की तरह तेजी से पिचक गया। तभी मदद के लिए आया नॉल वहां पहुंच गया। उसने अपना क्रॉसबो उठाया और बोल्ट चलाए, जिनमें से ज्यादातर येलो चोकोबो को लगे। जाओ हुआनशी चौंक गया। उसने ट्रेजर चेस्ट मॉन्स्टर को दबाया और उसे वापस बुला लिया। उसने गोब्लिन थीफ को आवाज़ दी, फिर लुढ़क कर भागने लगा। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। एक पल के लिए जाओ हुआनशी की नज़रें काली पड़ गईं, और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसे जानी पहचानी छत दिखाई दी। धत तेरे की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि मैंने फिर से गलत टारगेट चुन लिया है और गोलियों से छलनी हो जाऊंगा। ट्रायल खत्म, ट्रायल सफल। इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले 65। अभी 305 एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। ट्रायल के इनाम मिले ग्रीन कंज्यूमेबल कार्ड बीस्टैमिंग हुड, वाइट मॉन्स्टर कार्ड येलो चोकोबो। जॉब लेवल बढ़कर LV3 हो गया। सभी एट्रीब्यूट्स जोड़े 1। ट्रायल ड्रीमस्केप फिर से बन रहा है। अनुमानित समय 40 घंटे। ग्रीन कंज्यूमेबल कार्ड बीस्टैमिंग हुड रिंग। यह एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल बीस्टैमर जंगली जानवरों को काबू करने के लिए करते हैं। बीस्टैमिंग रिंग का इस्तेमाल करने से कुछ बीस्ट टाइप मॉन्स्टर कार्ड्स को टैमिंग काबू करने की क्षमता मिल जाती है। टैमिंग क्षमता वाले 20 टाइप मॉन्स्टर कार्ड्स को इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और मॉन्स्टर कॉम्बो कार्ड्स पाने के लिए कुछ ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर कार्ड्स के साथ जोड़ा जा सकता है। नोट: ग्रीन ग्रेड बीस्ट टैमिंग हुड रिंग्स का इस्तेमाल सिर्फ ग्रीन क्वालिटी या उससे कम क्वालिटी वाले मॉन्स्टर कार्ड्स पर ही किया जा सकता है। चेतावनी: मॉन्स्टर कॉम्बो कार्ड्स को तोड़कर उनके ओरिजिनल रूप में वापस लाया जा सकता है। हालांकि जब किसी मॉन्स्टर कार्ड को किसी कंपैटिबल इक्विप कार्ड या टेम मॉन्स्टर कार्ड के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें फ्यूजन म्यूटेशन या इवोल्यूशन हो सकता है, जिससे वह एक नया मॉन्स्टर कार्ड बन जाता है। ये प्रक्रिया बदली नहीं जा सकती। वाइट मॉन्स्टर कार्ड येलो चोकोबो। भले ही चोकोबो उड़ नहीं सकते, लेकिन वे मजबूत पैरों और तेज चाल वाले बड़े पक्षी होते हैं। शांत स्वभाव की वजह से उन्हें अक्सर सवारी करने या गाड़ियां खींचने के लिए पकड़ा और पाला जाता है। सही तरीका ये होगा कि चोकोबो पर रबर बैंड लगाया जाए और गोब्लिन को 3 स्काउंड्रल से लैस किया जाए। कार्ड के बीच में मौजूद बड़े हैरान परेशान पीले पक्षी को देखकर जाओ हुआनशी ने एक पल के लिए कल्पना की। गोब्लिन मर्चेंट ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पैसे लिए और कांपते हुए चोकोबो को लार टपकाते हुए ओगर के मुंह में धकेल दिया। या शायद वे अपनी पीठ पर बहुत सारी अस्त व्यस्त चीजें लादे हुए, बिखरे हुए पंखों और हर तरह की गंदगी से सने हुए, उदासी से गोब्लिन स्कवेंजर के पीछे पीछे चल रहे हों।
या शायद वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब गोब्लिन थीफ एक मॉन्स्टर की मान से चोरी कर रहा था और चोकोबो पैनी नजरें रखकर बाहर पहरा दे रहा था। फिर चोकोबो गोब्लिन थीफ को पीठ पर लादे घबराकर भागा। मॉन्स्टर्स का एक झुंड तीर चलाते हुए उसका पीछा कर रहा था और कई तीर चोकोबो के पिछले हिस्से में जा लगे, जिससे दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाहे जो भी हो, ये सच में बहुत दयनीय स्थिति लगती है। जब जाओ हुआनशी ने दयनीय स्थिति की बात की तो अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। लेकिन चोकोबो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और सर्च किया और सचमुच मुझे इससे जुड़ी जानकारी मिल गई। दियांग शहर में एक इंटरमीडिएट बीस्ट टैमर है जिसके पास मॉन्स्टर्स को पालतू बनाने और उन्हें बड़ा करने की क्षमता है और इससे एक संबंधित इंडस्ट्री चेन भी बन गई है। चोकोबो जैसे मॉन्स्टर्स जो शांत स्वभाव के होते हैं और सिर्फ घास खाते हैं, उन्हें पालतू बनाने के बाद शहरों में सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वे स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में टेस्टिंग से गुजरें और ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी करें। हालांकि शहर के सार्वजनिक इलाकों में घूमते समय उनके साथ उनका मालिक होना ज़रूरी है। जब तक कि कोई खास स्थिति न हो, जैसे कि स्पेशल रिफ्ट, घोड़े और चोकोबो जैसे सवारी वाले जानवरों को केवल नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लेन में सीमित गति से दौड़ाया जा सकता है या फुटपाथ पर धीरे धीरे चलाया जा सकता है। हालांकि डोंगचुआन शहर में न तो स्थानीय घोड़े और न ही चोकोबो जैसे मॉन्स्टर माउंट्स आम हैं। डोंगचुआन शहर में कोई बीस्ट टैमर नहीं है और आसपास के कंटेमिनेशन जोन में भी ऐसे कोई मॉन्स्टर नहीं है जिन्हें पालतू बनाना फ़ायदेमंद हो। स्थानीय घोड़ों को पालना मुश्किल होता है और उनमें लड़ने या खुद का बचाव करने की क्षमता कम होती है, इसलिए कंटेमिनेशन जोन में ले जाने पर उनके घायल होने का खतरा रहता है। सिर्फ स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो और द ग्रुप के तहत काम करने वाली कुछ एक्सप्लोरेशन टीमों के पास ही बड़ी संख्या में घोड़े और अच्छी तरह से ट्रेन सवारी वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें दूसरे शहरों से ऊंची कीमत पर खरीद कर लाया जाता है। तो जब तक मैं चोकोबो को मुख्य सड़क पर नहीं बुलाता, तब तक मुझे प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो या ट्रांसपोर्ट ब्यूरो जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? जाओ हुआनशी ने कुछ हद तक अनिश्चितता के साथ खुद से बुदबुदाया। दोपहर में मिडिल एज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रंट एक्सप्लोरेशन टीम के साथ एक इंटरव्यू के लिए पश्चिम में एक्सप्लोरर टाउन जाना था, इसलिए जाओ हुआनशी के पास और सोचने का समय नहीं था। मैंने कार्ड्स को हटाया, उठा, ब्रश किया और मुंह धोया, अपना गियर पहना और अपनी बहन द्वारा दी गई हीलिंग पोशन और एंटीडोट को अपने कमर वाले पाउच में रख लिया। सोचने के बाद मैंने सोल डिवोरिंग गॉन्टलेट को अपने बैकपैक में छिपाने के बजाय उसे सीधे अपनी कलाई पर पहनने और डोमेन स्टेट में रखने का फैसला किया। स्पेशियल रिफ्ट्स अब ज़्यादा बार दिखाई दे रही हैं और रास्ते में हमें कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोल ईटर को कलाई पर पहनना ज़्यादा सुरक्षित है। जहाँ तक हीलिंग रिंग की बात है तो उसे भी घर पर नहीं छिपाया गया था। जब मैं पहले झाओ लेजिया के साथ बाहर गया था तो मैं एक ज्वेलरी की दुकान पर गया और सोने की परत वाली एक बड़ी चेन खरीदी। मेरे पास असली सोने की चेन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए फ़िलहाल काम चलाने के लिए मुझे सोने की परत वाली चेन ही खरीदनी पड़ी। हीलिंग रिंग को एक चेन में पिरोया गया था और कपड़ों के अंदर छाती की त्वचा के पास छिपा कर रखा गया था। जब भी जाओ हुआनशी चाहें, वे उस नीलम वाली अंगूठी का इस्तेमाल करके किसी भी समय हीलिंग स्पेल का उपयोग कर सकते थे। जाओ हुआनशी ने शुरू में अंगूठी पर एक कवर लगाया था, लेकिन उसे पता चला कि एक बार जब हीलिंग रिंग कवर हो जाती है तो वह जादू नहीं कर पाती। अगर आपके पास सिम्बायोटिक वाइन है और फिर भी हीलिंग स्पेल के लिए हीलिंग रिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो ये पक्का जीवन मरण का मामला होगा। ऐसे में बाहरी खोल को हटाने में समय बर्बाद करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। जब जाओ हुआनशी एक स्कवेंजर था तो उसने इल्यूजनरी रिफ्ट में कई तरह के स्थानिक माहौल का अनुभव किया था। हालांकि वह हमेशा खाली हाथ लौटता था, लेकिन असल में वह अपने लेदर आर्मर की अंदरूनी परत में जंगल में जीवित रहने के लिए ज़रूरी सामान जैसे कीड़े भगाने वाली क्रीम और पानी छानने वाली झिल्ली रखता था। इस बार मैं एक्सप्लोरेशन टीम के साथ कंटेमिनेशन जोन में गहराई तक गया। मैं असल में साथ ले जाने के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता था, लेकिन समय कम था। अच्छी बात यह थी कि झांग डेक्सुआन ने कहा कि उनकी एक्सप्लोरेशन टीम के पास अतिरिक्त सामान है। अगर जाओ हुआनशी उन पर भरोसा करता तो वह उन्हें सीधे ले सकता था। जाओ हुआनशी ने मन ही मन सोचा कि इससे उसके कुछ पैसे बच जाएंगे। जहां तक उन पर भरोसा करने की बात है, लोग पहले ही उनके साथ कंटेमिनेशन जोन में जा चुके हैं, तो फिर इस बात की चिंता क्यों करना कि वे इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या ये सरासर बेवकूफ़ी नहीं होगी? अपने निजी सामान, फ़ोन और घर की चाबी के अलावा जाओ हुआनशी खाली हाथ निकला, जैसे कि वह बस टहलने जा रहा हो। जब वह गार्ड हाउस के पास से गुजरा तो दादा हुआंग ने उसे आवाज़ दी, क्या तुम्हें स्कवेंजर की नौकरी से निकाला नहीं गया था? तुम रोज़ ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूमते रहते हो? मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं था। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? जाओ हुआनशी ने कुछ हैरानी से कहा। तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैंने ये कहाँ सुना? दादा हुआंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा।
तुम बाहर जाते समय कभी कुछ साथ नहीं ले जाते, तुम ऐसे नहीं लगते कि तुम कोई एक्सप्लोरर बनने वाले हो। जाओ हुआनशी ने हंसते हुए दादा हुआंग की बात काटी, तुम कब से इतनी गपशप करने लगे? दादा हुआंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम्हारे पास दिन भर करने के लिए कुछ खास नहीं है, तो सोचा कि क्यों न तुम पड़ोस की सिक्योरिटी टीम में शामिल हो जाओ। अभी उनके पास लोगों की कमी है। अरे, इस बारे में 20-30 साल बाद बात करेंगे। मैं अभी जवान हूँ, तुम कुछ नहीं जानते बच्चे। तुम्हारी अहमियत तभी है जब तुम अभी इसमें शामिल हो जाओ। 1-2 साल काम करो, फिर मैं तुम्हें डिप्टी कैप्टन बना दूंगा। और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो सिक्योरिटी कैप्टन की जगह तुम्हारी होगी। तुम रिटायरमेंट तक काम कर सकते हो और फिर से नौकरी भी पा सकते हो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो कौन जाने वे तुम्हें रखना भी चाहेंगे या नहीं। और अगर रखेंगे भी तो तुम नए माने जाओगे और तुम्हारी उम्र में तुम्हें हर रात पहरा देना पड़ेगा। जाओ हुआनशी ने अपनी नाक रगड़ी, रहने भी दीजिए दादा हुआंग, मैं अभी एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। अगर सच में मेरा मन नहीं करेगा तो मैं उस विला इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई कर दूंगा। शायद कोई अमीर खानदान की लड़की गुजरते हुए मुझे पसंद कर ले और अपने घर ले जाए। अरे बस आ गई, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर मिलते हैं दादा हुआंग। तुम भी ना बच्चे और खुद को अमीर खानदान की वारिस कहते हो। दादा हुआंग जाओ हुआनशी को जाते हुए देखकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का सच में अपनी शक्ल सूरत के दम पर गुजारा कर सकता है, और उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई। धत तेरे की, काश मुझे भी उस समय इतनी समझ होती। एक्सप्लोरर टाउन, वेस्ट सेकंड गेट। एक प्राइवेट डाइनिंग रूम के अंदर झांग डाक्सुन ने अपने साथियों की ओर इशारा किया और एक एक करके उनका परिचय कराया। कियान मंतांग इंटरमीडिएट वॉरियर, लिन होंगलेई इंटरमीडिएट आर्चर, शियाओ लिन जूनियर आर्चर, जू डोजिन जूनियर वॉरियर, ली जियांग अप्रेंटिस वॉरियर। मोटे चमड़े का कवच पहने, छोटे बाल और सांवले रंग वाले ली जियांग, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 30 से ज्यादा का दिखता था लेकिन असल में सिर्फ 28 साल का था, ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और कहा, लेवल 9 अप्रेंटिस वॉरियर, मैं किसी भी समय जूनियर वॉरियर बन सकता हूँ। उसके बगल में बैठे जू डोजिन, जिनका रंग भी उतना ही सांवला था, हंसे और बोले, अरे यार, तुम तो लगभग आधे साल से यही कह रहे हो। चुप हो जाओ, तुम दोनों नौसिखिए। तुमने तो अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया है। झांग डाक्सुन ने कहा। जाओ हुआनशी मुस्कुराए और सबसे बोले, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम जाओ हुआनशी है। मैं 2 साल से स्कवेंजर हूँ और मेरे पास राक्षसों से लड़ने का 2.5 साल का अनुभव है। मेरी क्लास मॉन्स्टर समरन है, लेकिन मुझे अपनी शक्ति कुछ दिन पहले ही मिली है, इसलिए मुझमें अभी लड़ने की ज्यादा क्षमता नहीं है। मैं बस सबकी मदद कर सकता हूँ। एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरे के भाव कुछ अजीब थे। खून से सने चमड़े का कवच पहने, हाथ में खोपड़ी के आकार का बड़ा सा दस्ताना और पीठ पर बढ़िया स्टील की बड़ी तलवार लिए, उसका खूंखार अंदाज उसके बगल में खड़े इंटरमीडिएट वॉरियर से कम नहीं था। तुम कह रहे हो कि तुम समरन हो? क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें सच में समरन का पेशा मिला? झांग डाक्सुन ने हैरानी से पूछा। जाओ हुआनशी उलझन में दिखे। हाँ, क्या मैंने तुम सबको अपने मैसेज में यह नहीं बताया था? मुझे लगा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, शब्दों का खेल खेल रहे हो। झांग डाक्सुन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आर्चर, 25 साल की छोटे बालों वाली महिला, जिसका रंग सालों तक बाहर काम करने की वजह से सांवला हो गया था, अपने बगल में खड़े 2 सैनिकों के सांवले रंग से बिल्कुल अलग दिख रही थी। शियाओलिन ने हैरानी से कहा, अरे, क्या हम बस मजाक नहीं कर रहे थे? जाओ हुआनशी ने अपना सिर खुजलाया, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्यों न हम एमरल्ड फॉरेस्ट पन्ना 1 चलें और कोई सुनसान जगह ढूंढें? मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। चलो, अभी चलते हैं। सब लोग तुरंत उठ खड़े हुए और काम में लग गए। समोना एक बहुत ही दुर्लभ और ऊंचे दर्जे का पेशा लग रहा था, और मिडिल एज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रंट एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्य इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। थोड़ी देर बाद एमरल्ड फॉरेस्ट में अपने सामने ऊंचे घने जंगल को देखकर जाओ हुआनशी थोड़ा हैरान हुआ। क्या यह नहीं कहा गया था कि पिछली लड़ाई में एमरल्ड फॉरेस्ट के सारे पेड़ काट दिए गए थे? तो ये पेड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत कैसे लग रहे हैं? कुछ दिन पहले एक बड़ी स्पेशियल रिफ्ट बनी थी और एक विशाल बरगद के पेड़ जैसा मॉन्स्टर बाहर निकला था। उसने पेड़ मॉन्स्टर्स के एक झुंड के साथ मिलकर इस जगह पर कब्जा कर लिया। ये जंगल उन्हीं पेड़ मॉन्स्टर्स ने बनाया है। झांग डेक्सुआन ने जाओ हुआनशी को समझाया। भाई, बातें बंद करो और जल्दी से हमारे लिए कोई मॉन्स्टर बुलाओ। ली शियांग ने पास से कहा। जाओ हुआनशी ने सिर हिलाया, धूप में खड़ा हुआ, अपनी हथेली खोली और अचानक उसकी तर्जनी और बीच की उंगली के बीच एक मॉन्स्टर कार्ड दिखाई दिया, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। कार्ड टूट गया और सफ़ेद रोशनी में बदल गया, जो उसकी बांह पर बहने और लिपटने लगी। बाकी एक्सप्लोरेशन टीम के नज़रिए से जाओ हुआनशी ने अपनी हथेली फैलाई और सफ़ेद रोशनी निकली।
ये रोशनी जाओ हुआनशी की बाह के चारों ओर लिपटी और एक पतली हरी बेल में बदल गई, जिसकी कुछ पत्तियां धूप में धीरे धीरे हिल रही थीं। सिम्बायोटिक वाइन प्रकाश संश्लेषण से बनी ऊर्जा को जीवन शक्ति में बदल सकती है और उसे होस्ट के शरीर में पहुंचा सकती है, जिससे शारीरिक शक्ति वापस आती है और चोटें ठीक होती हैं। जब ली शियांग ने सिम्बायोटिक वाइन की घनी जड़ों को जाओ हुआनशी की बाह में घुसते देखा तो उसे सिहरन महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जब उसने जाओ हुआनशी का चेहरा देखा तो वह बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था। ली शियांग धीरे से फुसफुसाए, क्या तुम्हारी बाह में दर्द नहीं होता? जाओ हुआनशी ने मुस्कुराते हुए समझाया, ये बस डरावना दिखता है। असल में ये जड़ें। खैर, मैं ठीक से समझा नहीं सकता। जब आप इन्हें देखेंगे तो समझ जाएंगे। अपने हाथ को थोड़ा हिलाकर जाओ हुआनशी ने सिम्बायोटिक वाइन को सफ़ेद रोशनी में बदल दिया और फिर उसे एक कार्ड का रूप देकर अपने हाथ में वापस बुला लिया। अपने हाथ को दोबारा देखने पर वहाँ कोई निशान नहीं बचा था। उनके चेहरों पर उत्सुकता और हैरानी देखकर जाओ हुआनशी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या आप पहले सिम्बायोटिक वाइन के पैरासिटिक असर को आजमाना चाहेंगे? ये सुनकर ग्रुप में उत्साह तो दिखा, लेकिन त्वचा में घुसती हुई बारीक जड़ों का दृश्य अभी भी बहुत डरावना लग रहा था। सिर्फ झांग डेक्सुआन और कियान मंतांग, जो इंटरमीडिएट वॉरियर थे, की आंखों में चमक आ गई। क्या इस बेल का इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं? लाइए, मैं इसे आजमाता हूँ। इंटरमीडिएट वॉरियर बनने के लिए आप एक मजबूत इंसान होते हैं जिसने अनगिनत मार खाई हो और बहुत तकलीफें झेली हों। शरीर में बस एक जड़ का घुसना। खैर, फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हालांकि जाओ हुआनशी ने साबित कर दिया कि सिम्बायोटिक वाइन पैरासाइट से असल में कोई घाव नहीं होता और उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है। एक इंटरमीडिएट वॉरियर होने के नाते उनकी हालत उससे तो खराब नहीं हो सकती थी, है ना? बेशक, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सपोर्ट का काम कर रहा हूँ। झांग, हिलना मत। अपनी उंगली के एक झटके से जाओ हुआनशी ने कार्ड को घुमाते हुए फेंका। वह झांग डेक्सुआन की गर्दन से टकराया और सफ़ेद रोशनी में बदल गया, जो सिम्बायोटिक वाइन बनकर उनकी गर्दन और कंधों से लिपट गई। अरे, सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, झांग डेक्सुआन ने हैरानी से कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी गर्दन में कुछ बह रहा है, गर्म और आरामदायक। नहीं, ये ताकत है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये सूरज की ताकत है, बहुत तेज, उमड़ती हुई। मुझे लग रहा है जैसे मैं आग की लपटों में बदल जाऊंगा। अरे, क्या सच में इतना ज़्यादा असर हो रहा है? सिम्बायोटिक वाइन से मिलने वाली ऊर्जा तो सोल ईटर की पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। क्या सिम्बायोटिक वाइन का असर होस्ट की शारीरिक बनावट या ऐसी ही किसी चीज़ से जुड़ा हो सकता है? जाओ हुआनशी के चेहरे पर अजीब भाव थे और वह मन ही मन तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे। तभी उन्होंने अपने पीछे दो महिला तीरंदाजों शियाओलिन और लिन होंगलेई की फुसफुसाहट सुनी। अरे नहीं, भाई झांग फिर से पागलपन कर रहे हैं। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। अफसोस कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, वरना मैं इसे रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज सकती थी। ग्रुप में सब एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कियान मंतांग से और बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तुम सब बड़े हो गए हो, पागलपन बंद करो। क्या हुआनशी ने यह नहीं कहा था कि इससे ठीक होने की रफ्तार बढ़ सकती है? जल्दी करो और असर देखने के लिए एक कट लगाओ। तुम खुद पर खरोंच क्यों नहीं लगा लेते? झांग डेक्सुआन थोड़े नाराज थे कि उनके प्रदर्शन में रुकावट आ गई थी। ये तुम्हारी गर्दन के चारों ओर लिपटा है ना? जल्दी करो, देर मत करो। बहस के दौरान झांग डेक्सुआन ने अपनी कमर से खंजर निकाला और अपनी हथेली पर कट लगा लिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितनी ओछी सोच है, कियान मंतांग ने तिरस्कार से कहा। चुप रहो। अरे, मुझे तो जोश आ रहा है। झांग डेक्सुआन ने अपनी हथेली खोली और एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्य उसके चारों ओर जमा हो गए। फिर उसकी हथेली के घाव पर हल्की हरी चमक दिखाई दी और वह धीरे धीरे साफ साफ ठीक होने लगा। अरे वाह, शानदार! ये 3000 युआन प्रति बोतल वाली हीलिंग पोशन से भी बेहतर महसूस हो रहा है। लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, है ना? लेकिन ये ठीक करता रहता है। सिर्फ दवा की जो बचत हुई है वही बहुत कीमती है। ये तुम्हारी ताकत भी वापस ला सकता है। उन्हें इतना उत्साहित देखकर जाओ हुआनशी ने जल्दी से उन्हें याद दिलाया। सिम्बायोटिक वाइन को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, खासकर सूरज की रोशनी की। आग की रोशनी बहुत कम असरदार होती है और रात में या कम रोशनी वाली जगहों पर यह लगभग बेकार होती है। ये सुनकर झांग डेक्सुआन ने तुरंत कहा, सुना तुमने? सब लोग हट जाओ, फोटोसिंथेसिस के लिए मेरा रास्ता मत रोको। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुमने हुआनशी को सिम्बायोटिक वाइन से अपने सिर पर पैरासाइट क्यों नहीं बनने दिया? वहीं तो सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है और तुम्हारा सिर पूरा हरा भरा और चमकदार हो जाता। कियान मंतांग ने असंतोष के साथ कहा। अंदाजे के मुताबिक वह विशाल बरगद के पेड़ जैसा मॉन्स्टर शायद लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर है। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने अब एमरल्ड फॉरेस्ट के केंद्र के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को हाई रिस्क एरिया घोषित कर दिया है।
हालांकि पौधे जैसा यह मॉन्स्टर आमतौर पर ज़मीन के नीचे दबा रहता है और ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। जब तक आप जानबूझकर कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करते, तब तक यह असल में ज़्यादातर मॉन्स्टर्स की तुलना में सुरक्षित है। इसके अलावा प्लांट लॉर्ड की मौजूदगी के अपने फ़ायदे भी हैं। इसके आसपास पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और एमरल्ड फॉरेस्ट में संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस मिशन के लिए हमारा टारगेट मूनलाइट फॉरेस्ट डियर लगता है कि पौधों की तेज़ महक से खींचकर कंटेमिनेशन जोन के अंदरूनी इलाकों से यहाँ आ गया है। जैसे जैसे ग्रुप घने जंगल से गुजर रहा था, झांग डेक्सुआन ने जाओ हुआनशी को एमरल्ड फॉरेस्ट में आए बदलावों और उनके मिशन के मकसद के बारे में बताया। मूनलाइट फॉरेस्ट डियर, मुझे याद है कि यह एक मिड लेवल का जादुई जानवर है ना? इसकी लड़ने की क्षमताएं तो कमज़ोर लगती हैं, लेकिन ये स्वभाव से सतर्क रहता है, जंगल में बहुत तेज़ भागता है और यहाँ तक कि हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि इसका पूरा शरीर कीमती चीज़ों से बना होता है, फिर भी इसका शिकार करना हाई लेवल के जादुई जानवरों की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। झांग डेक्सुआन थोड़ा हैरान हुए, तुम्हें भी मूनलाइट फॉरेस्ट डियर के बारे में पता है? जाओ हुआनशी थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराए और बोले, जब मैं एक स्कवेंजर था तो मुझे डर लगता था कि कहीं इल्यूजनरी रिफ्ट में मुझे कोई कीमती चीज़ मिल जाए और मैं उसे पहचान न पाऊँ, जिससे मौका हाथ से निकल जाए। इसलिए मैंने सबसे कीमती चीज़ों और मिड से लो लेवल के जादुई जानवरों के बारे में जानकारी हासिल की। हाँ, हम सब एक जैसे ही हैं। कंटेमिनेशन जोन में आने से पहले हमने भी कीमती चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की थी, इस डर से कि कहीं एडवेंचर के दौरान हम उन्हें मिस न कर दें। झांग डेक्सुआन मुस्कुराते हुए बोले। जाओ हुआनशी ने अपने दाहिने हाथ, जिसमें सोल डिवोरिंग गॉन्ट्रेट पहना हुआ था, से एक अनजान उड़ने वाले कीड़े को हटाया और फिर झांग डेक्सुआन से पूछा, क्या मिशन पूरे मूनलाइट फॉरेस्ट डियर को वापस लाना है? नहीं, बात वो नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये काम पोस्ट किया है, उसे औषधीय वाइन बनाने के लिए ताज़े जंगली सींग और हिरन के सींग का वेलवेट चाहिए, और वह इसके लिए 5 गुना कीमत देने को तैयार है। इसे अल्कोहल में भिगोना, इसके क्या असर होते हैं? जाओ हुआनशी ने कुछ हैरानी से पूछा। कौन जाने, ये चीज़ इतने लंबे समय से मौजूद है तो इसका कुछ असर तो होना ही चाहिए, है ना? मैंने इसे पहले कभी आजमाया नहीं है। झांग डेक्सुआन ने ये कहते हुए सामने कियान मंतांग की ओर देखा, जिसके हाथ पर सिम्बायोटिक वाइन बंधी थी और जो घास काट कर रास्ता बनाने के लिए अपनी असीम ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। बूढ़े कियान को शराब पीना पसंद है, इसलिए शायद उन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ पता हो। जैसे ही उसने ये कहा, कियान मंतांग रास्ते में कांटे और खरपतवार काट रहे थे, तभी ज़मीन से अचानक एक मोटी, नुकीली और पुरानी जड़ निकली और सीधे उनके पैरों के बीच जा घुसी। अरे बाप रे! अच्छी बात यह थी कि जब उनके पैरों के नीचे की ज़मीन थोड़ी हिली, तो कियान मंतांग को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने एक छलांग और रोल लगाकर उस जानलेवा हमले से खुद को बचा लिया। दुश्मन का हमला, यह एक ट्री मॉन्स्टर है। वह रहा, एक मध्यम स्तर का आर्चर जो हमेशा सतर्क रहता था और अपने आसपास नज़र रखता था। लिन होंगलेई ने तुरंत दुश्मन की स्थिति का पता लगा लिया। वहाँ 5 या 6 मीटर ऊंचा एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं मोटी थीं। उसके तने पर बनी गांठें पलकों की तरह खुल गईं, जिससे 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी जो एक्सप्लोरेशन टीम को गुस्से और खतरे भरी नज़रों से घूर रही थीं। झांग डेक्सुआन ने अपने पैरों से जोर लगाया और उनका शरीर तेजी से आगे बढ़ा, जैसे कोई धुंधली परछाई हो। वे तुरंत 50 मीटर दूर खड़े ट्री मॉन्स्टर की ओर लपके। उनके हाथ में मौजूद बड़ी तलवार से तेज सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और उन्होंने जोरदार सीटी जैसी आवाज़ के साथ तलवार से जोरदार वार किया। लकड़ी के अनगिनत टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे और ट्री मॉन्स्टर के शरीर पर एक बड़ा जख्म बन गया, जिससे एक धीमी, खोखली और अजीब सी आवाज़ निकली। ज़मीन हिलने लगी और मिट्टी से 1 दर्जन से ज़्यादा नुकीली पेड़ की जड़ें बाहर निकल आईं, जो तुरंत 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गईं। हालांकि झांग डेक्सुआन को इसका अंदाज़ा था और एक वार करने के बाद वे मुड़े और भाग निकले। जब पेड़ की जड़ें बाहर निकलीं, तब तक उसके पैर सफ़ेद रोशनी से घिर चुके थे और वह 20 मीटर से ज़्यादा दूर भाग चुका था। उसी समय लिन होंगलेई कुछ कदम पीछे हटे और ली जियांग व जू डोजिन की सुरक्षा में उन्होंने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया। उनके हाथ में मौजूद खास तीर हल्की सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा, वह तुरंत ट्री मॉन्स्टर के शरीर पर बने बड़े घाव से जा टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ तीर फट गया और उससे निकली लपटें ट्री मॉन्स्टर के घाव की दरारों में फैल गईं, जिससे भीषण आग लग गई। ट्री मॉन्स्टर की शाखाएं और पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और उसने अपने शरीर की आग बुझाने के लिए अपनी जड़ें बाहर निकालीं, लेकिन झांग डाक्सुन और कियान मंतांग नाम के 2 इंटरमीडिएट वॉरियर्स ने उसकी सभी जड़ें काटकर अलग कर दीं। पेड़ की जड़ें कटने के बाद ऐसा लगा मानो ट्री मॉन्स्टर ने लड़ने की अपनी पूरी क्षमता खो दी हो और उसे जल्दी ही काटकर लकड़ी के ढेर में बदल दिया गया। सबसे निचले लेवल का ट्री मॉन्स्टर मजबूत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक तरीके से हमला करता है। असल में ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपकी पैंट्स मजबूत नहीं हैं और आपकी प्रतिक्रिया तेज नहीं है, तो पेड़ की जड़ें लगते ही आप पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, आपकी आंतें बाहर निकल आएंगी।
लड़ाई खत्म होने के बाद ली जियांग ने नए सदस्य जाओ हुआनशी को समझाना शुरू किया। क्या ये सबसे निचले लेवल का ट्री मॉन्स्टर है? जाओ हुआनशी ने सोचा कि क्या उसे पहले वापस जाकर लोहे की क्रॉच पैंट खरीदनी चाहिए और फिर वापस आना चाहिए। जब तक आप उन्हें पहले से देख लेते हैं तब तक निचले लेवल के ट्री मॉन्स्टर से ज़्यादा खतरा नहीं होता। वे बहुत धीरे धीरे चलते हैं और उनका हमला करने का दायरा छोटा होता है, जिससे उनसे लड़ना या उनसे दूर भागना आसान होता है। हमने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि एमरल्ड फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में ट्री मॉन्स्टर से सामना होगा, इसलिए हमने सावधानी नहीं बरती और आसपास के पेड़ों को ध्यान से नहीं देखा, वरना निचले लेवल के ट्री मॉन्स्टर को पहचानना आसान होता। शियाओलिन ने जाओ हुआनशी को समझाया। लिन होंगलेई की आंखों में हल्की चमक आई जब उसने अपने आसपास ध्यान से देखा, लेकिन उसे ट्री मॉन्स्टर जैसा कोई नया टारगेट नहीं मिला। यहाँ सिर्फ एक ही है, यह ज़रूर जंगल के बीच वाले इलाके से भटक कर बाहर आ गया होगा। इसी समय 2 इंटरमीडिएट वॉरियर्स ने ट्री मॉन्स्टर के टुकड़े किए और हथेली के आकार का पन्ने जैसा हरा लकड़ी का टुकड़ा लेकर लौटे, जिसमें से जीवन की हल्की ऊर्जा निकल रही थी। बुरा नहीं है, कम से कम हमें निचले लेवल का जीवन देने वाला लकड़ी का कोर मिल गया, इसलिए समय पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने हुआनशी से मिली चीज़ों के बंटवारे के बारे में अभी तक बात की है। झांग डेक्सुआन को अचानक याद आया और उसने कहा, तुम ये भूल गए। कियान मंतांग ने कहा, फिर जाओ हुआनशी की ओर देखा। सैलरी के बारे में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तुम पहले ही बाहर आ गए। जाओ हुआनशी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरव्यू में आप तुरंत सैलरी के बारे में बात नहीं कर सकते। आपको पहले ये देखना होगा कि क्या ये सही रहेगा। लिन होंगलेई ने कहा, सुना तुमने, उन्होंने यह नहीं कहा कि वे पक्का रुकेंगे ही। तुम दोनों जल्दी करो और अपनी काबिलियत दिखाओ। अरे तुम हम दोनों की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम लोग ही तो फ्रंट लाइन हो, दुश्मन के हमले झेलने वाले हो। टीम कितनी मजबूत है ये पूरी तरह तुम पर ही निर्भर करता है। तो असल में सबसे ज़्यादा डैमेज तो तुम ही देते हो। क्या मेरा आउटपुट काफ़ी ज़्यादा नहीं है? अरे तुम कामचोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? उस दिन जब हम गेम खेल रहे थे तो सब लोग पूरी जान लगाकर डैमेज दे रहे थे और तुम चुपके से माइक बंद करके खाना खा रहे थे। झांग डेक्सुआन ने अपना सिर खुजलाया, तुम दोनों 30 साल से ज़्यादा के हो, क्या थोड़ी समझदारी से पेश नहीं आ सकते? कौन 30 से ज़्यादा का है? मैंने तो अभी अपना 29वां जन्मदिन भी नहीं मनाया है। तुम पुराने ख्यालात वाले एनीमे फैनबॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को ना समझ कहने की? शियाओलिन ने अपना हाथ उठाया, मुझे लगता है कि अगर तुम लोग ऐसे ही बहस करते रहे तो जाओ हुआनशी को सच में भाग जाने के बारे में सोचना चाहिए। जाओ हुआनशी मुस्कुराया, उसे ये सब काफ़ी अच्छा लगा। टीम के सदस्य लड़ाई झगड़े में अनुभवी थे, उनके बीच अच्छे रिश्ते थे और उसे किसी भी तरह की चालबाजी या आपसी झगड़े की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत आज़ादी भी है।